हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपके पूरे टर्म 2 के सिलेबस की एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट के अंदर की डिटेल वाली वीडियोस देखनी ज़रूरी है। ये ऐसी वीडियो होगी जो एक दिन एग्जाम से पहले आप देख के जाओगे पेपर देने। ठीक, अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं और अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 4 डील करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ। ये हमें बताता है कि कितने तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मेजरली हैं अभी जो हमें बताए गए हैं इस चैप्टर में, और इसके अलावा एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या मेजर फीचर हैं, किस तरीके से हिस्ट्री में इसे देखा जाता था, कौन सी ऐसी दो अप्रोचेज हैं जो डिफाइन करती हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को, कौन से फैक्टर्स की वजह से हमें एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, और सबसे जरूरी चीज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें कौन सा है, कौन से डिसऑर्डर के कौन से सिम्टम है, ये कौन डिसाइड करवाता है। ये सब कुछ इस चैप्टर में हमें बताया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी, द वेरी बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जो नॉर्मल नहीं है उसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। तो अब देखो, आपने डिटेल में तो चैप्टर पढ़ लिया है, डिटेलिंग टेक्निकल आपको सब कुछ इस चैप्टर का पता है, सभी चैप्टर्स की आइडिया आपको होगा। हमारा इस वीडियो का पर्पस और बेसिकली सभी इन शॉर्ट और रिवीजन वीडियोस का पर्पस यही होता है कि हम सिंपल फॉर्म में समझ सकें और अब एक रिवीजन फॉर्म में इन चैप्टर्स को हम दोबारा से देख सकें। तो अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो एबनॉर्मलिटी का सिंपली मतलब बस ये होता है यार कि जो चीज नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल से अलग है, वो एबनॉर्मल है। अब इसे बिहेवियर के साथ जोड़ दो तो जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल बिहेवियर है। सवाल ये आता है कि कौन से बिहेवियर नॉर्मल होते हैं और कौन से एबनॉर्मल होते हैं, कौन डिसाइड करवाता है ये? तो यहां पर इसे डिसाइड करवाने के लिए दो अप्रोचेस बताई गई हैं। पहली अप्रोच है सोसाइटल नॉर्म्स की अप्रोच, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। ये अप्रोच कहती है कि भाई जो बिहेवियर सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ नहीं जाता, मतलब सोसाइटी ने हमें कुछ गाइडलाइन दी है कि भाई आपने ऐसे बिहेव करना है, लड़के ऐसे बिहेव करेंगे, लड़कियां ऐसे बिहेव करेंगी, अगर हम उससे अलग करते हैं तो सोसाइटी को दिक्कत हो जाती है, आपने देखा होगा, उसे हम एबनॉर्मल समझते हैं। इस अप्रोच पे बहुत से सवाल खड़े करे गए हैं और बहुत ही हाईली सब्जेक्टिव अप्रोच है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट यस ये अप्रोच है। तो जैसे कि लड़के साड़ियां नहीं पहनेंगे, सिर्फ लड़कियां ही पहनेंगी साड़ियां। कोई लड़का अगर आपका दोस्त अब बाहर आ जाए साड़ी पहनकर, आप उसे देखो कि वो साड़ी पहनकर आपसे मिलने आया है, तो आपको वो एबनॉर्मल लगेगा। क्यों लगेगा? ड्यू टू दिस पर्टिकुलर अप्रोच, कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला तो ये क्राइटेरिया हो गया, सबसे पहली अप्रोच ये हो गई कि भाई जो बिहेवियर एबनॉर्मल हम उसे कहेंगे जो सोसाइटी के अप्रोच के साथ नहीं जा रहा है, सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ नहीं जा रहा है। दूसरा बिहेवियर मतलब दूसरी अप्रोच बिहेवियर को एबनॉर्मल कंसीडर करवाने वाली होती है मैलएडेप्टिव बिहेवियर अप्रोच। मैलएडेप्टिव बिहेवियर हमें ये कहती है अप्रोच कि भाई जो बिहेवियर बुरा है, जो बिहेवियर गलत है, जो बिहेवियर आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है, उस बिहेवियर को आप एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मास्क ना पहनना कोविड के टाइम पर, जो भी पर्सन ये कर रहा है वो मैलएडेप्टिव बिहेवियर है, वो गलत है, वो ना उसके लिए अच्छा है, ना उसकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, ना उसके ग्रुप के लिए अच्छा है। इस बिहेवियर को हम एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे, मास्क ना पहनने वाले बिहेवियर को, अकॉर्डिंग टू आर मैलएडेप्टिव बिहेवियर अप्रोच, क्योंकि वो ना आपके लिए अच्छा है, ना आपके ग्रुप की वेलबींग को फोस्टर कर रहा है, ना आपकी वेलबींग को बढ़ा रहा है। देन कम्स द 4Ds। 4Ds का क्या मतलब होता है? ये कुछ फीचर्स हैं, इसको आप फीचर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर भी कह सकते हो। जरूरी नहीं है कि चारों ही फीचर हर तरीके के एबनॉर्मल बिहेवियर में आपको देखने को मिले, बट स्टिल मेनली ये चार बिहेवियर मतलब ये चार तरीके के एलिमेंट्स हमें हर एबनॉर्मल बिहेवियर में देखने को जरूर मिलते हैं। डेविएंस का मतलब होता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, जैसे कि लड़के का साड़ी पहनकर बाहर आना। अब बाकी सब ने लड़कों वाले कपड़े पहने हैं, उस अकेले ने साड़ी पहनी है, तो डिफरेंट तो है वो चीज, राइट, बाकियों से अलग है वो चीज। तो जहां भी एबनॉर्मल बिहेवियर होगा वहां पर आपको डेविएंस का एलिमेंट दिखेगा, डिफरेंट एलिमेंट दिखेगा। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब कि वो पर्सन खुद डिस्ट्रेस को फील करेगा और उसके आसपास की सोसाइटी के लिए भी वो स्ट्रेस कॉज कर सकता है। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का आप एग्जांपल ले सकते हो, उनकी फैमिली को बहुत स्ट्रेस होता है, पर्सन खुद भी बहुत स्ट्रेस में रहता है। डिसफंक्शन, डिसफंक्शन का मतलब कि आपकी नॉर्मल लाइफ को हैम्पर करेगा वो बिहेवियर, आपकी नॉर्मल लाइफ को इंटरफेयर, उसके में इंटरफेरेंस वो करेगा। डेंजर, डेंजर का मतलब कि वो डेंजरस होता है खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी। अब मान लो किसी को हेलोसिनेशन हो रही है कि मेरे सामने कोई खड़ा है, वो मुझे मारना चाह रहा है, तो वो पर्सन उसे उठाकर कुछ भारी सामान मारे, और वहां तो असल में तो कोई नहीं है, वो तो उसका हेलोसिनेशन ही थी,
पर पीछे आप खड़े हो, आपको वो भारी सामान जो भी उसने फेंक कर मारा है वो आपको लग जाए, तो वो डेंजरस हुआ ना। तो एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी डेंजरस ऑल्सो। ये 4 डीज हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर में हो सकते हैं। These are the 4 features or 4 Ds of abnormal behavior: deviance, distress, dysfunction and danger. Then किन किन कारणों से हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसके कारण ये आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल रीजंस। बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा हो सकते हैं। बायोलॉजिकल रीजन मतलब कि भाई कोई हार्मोन ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया, कोई न्यूरोट्रांसमीटर अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई फॉल्टी जीन्स हमारे अंदर आ गए। जीन्स बायोलॉजी का ही पार्ट होता है, बट स्टिल जीन्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसके लिए एक अलग से पूरा टॉपिक बना दिया गया। जेनेटिक फैक्टर का क्या मतलब है कि अगर आपके अंदर कोई जीन फॉल्टी जीन्स आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी आपके मदर फादर या किसी को थी, तो उनके जीन्स अगर आपके अंदर आ गए हैं तो उस वजह से भी एंग्जाइटी का डिसऑर्डर आपके अंदर डेवलप हो सकता है। बट बायोलॉजी अलोन कैन नॉट अकाउंट फॉर एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। सिर्फ बायोलॉजी की वजह से डिसऑर्डर नहीं हो सकते। देन कम साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो जब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो यहां पर अपने आप में ही बहुत सारे फैक्टर हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में वेरियस किस्म के परसेप्शंस हैं। साइकोडायनेमिक का अपना अलग मानना है, बिहेवियरिस्ट लोगों का अलग, कॉग्निटिव का अलग, ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल का अपना अलग मानना है। तो साइकोडायनेमिक मॉडल ये कहता है, यानी कि फ्रॉइड ने ये कहा कि भाई डिसऑर्डर आपको इसलिए होते हैं कि बचपन के आपके, इवन इन्फेंसी के, चाइल्डहुड के कुछ आपके अनसेटिस्फाइड डिजायर्स, कुछ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रह गए हैं, वहां से इसकी नींव चालू होती है। तो आपके डिसऑर्डर के पीछे का कारण, आपके एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे का कारण आपकी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस में जाकर ढूंढा जा सकता है, ये कहा साइकोडायनेमिक मॉडल ने। बिहेवियरिस्ट मॉडल बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल सी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई आपके बिहेवियर जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने वो सीखे हैं। आप हर तरीके के बिहेवियर को हमेशा सीखते हो, यू ऑलवेज लर्न योर बिहेवियर्स। तो आपने गलत बिहेवियर सीख लिए हैं, इसीलिए आप आज एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हो। ये सिंपल सी मानना है एबनॉर्मल बिहेवियर वालों का। ये कहते हैं कि आप रीलर्न कर सकते हो अच्छे बिहेवियर को, और इसके अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू, रीइंफोर्समेंट के थ्रू हमें चीजें सिखाने पर फोकस किया जाता है। ये है पूरा बिहेवियरल आइडियोलॉजी अबाउट एबनॉर्मेलिटी। देन कम्स कॉग्निटिव व्यू। कॉग्निटिव व्यू बहुत सिंपल सा है, ये मानता है कि भाई आपके इरेशनल थॉट्स हैं आपके माइंड में, आप खुद ही, आपकी कॉग्निशन ही आपको बीमार कर रही है। आपके इरेशनल थॉट्स की वजह से आपके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा हो रहा है। आप गलत तरीके से परसीव कर रहे हो अपने आसपास की दुनिया को, इसी वजह से आप सफर कर रहे हो। देन कम्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशियल। ये दोनों अलग अलग हैं, थोड़ी सी अलग हैं, बट आइडियोलॉजी लगभग इनकी मिलती जुलती है, इसीलिए ये साथ में लिखे जाते हैं। इनका मतलब होता है, ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी मानती है कि जो पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो पा रहा है, जो पर्सन अपना पूरा पोटेंशियल नहीं जान पा रहा है, उसकी लाइफ में एबनॉर्मल बिहेवियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट आइडियोलॉजी ये मानती है कि भाई बचपन से आपके पास टोटल फ्रीडम होती है अपनी लाइफ को मीनिंग देने का, बट आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हो, इसीलिए आप अच्छी लाइफ नहीं जीते हो, आप डिसफंक्शनल लाइफ जीते हो। देन कम सोशल कल्चरल फैक्ट मॉडल। सोशो कल्चरल मॉडल सिंपल सी बात कहता है कि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर भी आपके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर्स को पैदा करवा सकता है। मतलब कि आपकी सोसाइटी में जिस तरीके के लोग हैं, आपके कल्चर में जो लोग हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल इसका आपकी फैमिली। अगर आपकी फैमिली ओवर इन्वॉल्व है, मान लेते हैं एक एग्जांपल है इसका कि ओवर इन्वॉल्व फैमिली है, तो भी आपको एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा कर सकती है, क्योंकि ओवर इन्वॉल्व है तो आप उन पर डिपेंडेंट रहते हो पूरी तरीके से, और इस वजह से आपको कल को इंडिपेंडेंट होने में दिक्कत होगी। वहीं अगर कोई ऐसी फैमिली है जो एक दूसरे से जिसका लेना देना ही नहीं है, इससे बिल्कुल उल्टी फैमिली, तो उस फैमिली के बच्चों को आगे चलकर रिलेशन फॉर्म करने में दिक्कत होगी, वो अच्छे रिलेशन नहीं बना पाएंगे। इस तरीके से सोसाइटी भी कई बार हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा कर सकती है। देन कम्स डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, इसके नाम से ही पता चलता है, डायथीसिस और स्ट्रेस मेनली 2 मेजर कंपोनेंट पर ही फोकस करता है। ये कहता है कि इन ऑर्डर टू डेवलप अ डिसऑर्डर, आपके अंदर एक डायथीसिस होना चाहिए। डायथीसिस का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल एब्रिवेशन पहले से ही आपके अंदर है, कोई ना कोई बायोलॉजिकल दिक्कत आपके अंदर पहले से है। फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी के जीन्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं, तो वो हो गया आपका डायथीसिस, यानी कि जीन्स ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद हैं। जो दिक्कत थी बायोलॉजिकल, कोई भी दिक्कत जो कि डिसऑर्डर के लिए जरूरी है, वो पहले से ही आपके अंदर है। दूसरा, आप वल्नरेबल टाइम पीरियड में भी हो, पर ये वल्नरेबिलिटी इतना जरूरी पॉइंट नहीं है, बट स्टिल ये भी है कि आप वल्नरेबल टाइम पीरियड में हो। फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अगर 24 साल की एज में होती है तो आपकी एज भी इस टाइम पर 24 ही है, ये होगी आपकी वल्नरेबिलिटी। एंड देन स्ट्रेसर, एक स्ट्रेसर आपकी जिंदगी में मेजर आ जाए, मतलब कुछ भी बड़ा
कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी लाइफ में हो गया। तो अगर ये 3 चीजें एक साथ हो गई तो आपके अंदर डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। ये कहता है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में एबनॉर्मल बिहेवियर को किन तरीकों से देखा गया है? हिस्ट्री को देखने के बेसिक 2 ही अप्रोचेस होती हैं। एक हम उसे टाइमलाइन के हिसाब से देख सकते हैं, एक हम उसे टोटल अप्रोचेस के हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम अप्रोचेस के हिसाब से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पुरानी अप्रोच आती है सुपरनेचुरल अप्रोच। सुपरनेचुरल अप्रोच में सारे मतलब ऐसी हरकतें होती थी जो कि बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है और सभी सुपरफिशियल चीजें, सभी सुपरनेचुरल चीजों में बिलीव किया जाता था। जैसे कि उस टाइम पर यह माना जाता था कि भाई अगर किसी को कोई एब्नॉर्मल बिहेवियर हो रहा है तो उसके अंदर भूत प्रेत आ गया, कोई आत्मा आ गई है। तो सुपरनेचुरल अप्रोच में यह माना जाता था कि एब्नॉर्मल बिहेवियर का कारण है कोई भूत प्रेत या आत्मा, उसे निकालता था कोई बाबा वगैरह, जिसे हम कहते हैं मेडिसिन मैन। मेडिसिन मैन आपके अंदर से भूत प्रेत आत्मा को निकालेगा बाय यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉर्सिज्म। मतलब जो भी कुछ वो करता है, वो नींबू काट दिए, जो भी कुछ कर दिया, ऊपर से कुछ घुमा के फेंक दिया वगैरह वगैरह, ये सब को हम कहते थे एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस मेडिसिन मैन करता था, यानी कि वो बाबा करता था, टू रिमूव द इविल स्पिरिट फ्रॉम यू। दिस इज सुपरनेचुरल अप्रोच। देन कम्स द बायोलॉजिकल अप्रोच। देन बायोलॉजिकल अप्रोच आई तो लोगों में थोड़ा सा दिमाग आना चालू हुआ। भाई उन्होंने लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि आत्मा वगैरह है, कुछ तो और कारण होगा। शायद हमारी बॉडी में कुछ इशू हो, शायद हमारी बायोलॉजी में कुछ इशू है, या फिर हमारा ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है। मतलब बॉडी या ब्रेन में कुछ इशू है, इस वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। ये माना बायोलॉजिकल अप्रोच ने। देन कम्स साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच हमारे सामने आई। साइकोलॉजिकल अप्रोच ने ये कहा कि भाई आपकी परसेप्शन में कोई दिक्कत हो सकती है। परसेप्शन में दिक्कत होने का मतलब कि आप गलत तरीके से शायद चीजों को महसूस कर रहे हो, गलत तरीके से चीजों को सोच रहे हो, गलत तरीके से चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो। शायद इस वजह से डिसऑर्डर हो रहे हो, शायद इस वजह से एब्नॉर्मल बिहेवियर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई रस्सी लटक रही है, आप उसे सांप समझने लग जाओ, तो तब भी आपको वही रिएक्शन आपके अंदर जनरेट होगा जो असली सांप को देखकर होगा। तो कई बार क्या होता है कि आपकी बायोलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा भी नहीं है, पर स्टिल आपके अंदर डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी में कुछ इशू है। देन कम्स दी ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच ने यह माना कि कई बार हमारे अंदर हमारे इमोशन और रीजन का कंफ्लिक्ट चल रहा होता है। मतलब हमारा लॉजिकल माइंड हमें कुछ और कहता है, इमोशनल हमें कुछ और कह रहे होते हैं। तो इस वजह से भी कई बार हमारे अंदर डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। देन गैलन ने इसी के अंदर छोटी सी अपनी एक थ्योरी भी दी कि भाई कई बार क्या होता है, हमारे अंदर जो 4 लिक्विड हैं, 4 फ्लूइड्स हैं, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लैग्म, इन 4 लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में, ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, इनमें अगर इम्बैलेंस हो जाए, जितनी मात्रा में होते हैं उससे कम ज्यादा मात्रा में अगर ये आ जाए, तब भी हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। देन कम्स द हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइमलाइन। मतलब कि अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से अब देखने की कोशिश करें हिस्ट्री को, तो वो कैसी दिखती है? तो सबसे पहले टाइमलाइन आती है मिडिल एज की, 5th से 15th सेंचुरी। 5th से 15th सेंचुरी में आपकी पूरी सुपरनेचुरल अप्रोच फॉलो करी जा रही थी। सारी बेकार की बातें यहां पर मानी जाती थी जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। सभी सुपरस्टिशन को यहां पर माना जाता था और यहां विच हंट की प्रैक्टिस बहुत होती थी। विच हंट मतलब कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है भाई, अब उसे पकड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ये सब कुछ वहां पर होता था। देन इस टाइम पीरियड में सबसे जरूरी जो नाम है जो आपने याद रखना है वो है एसटी अगस्टिन। एसटी अगस्टिन ने ऐसे दौर में जहां पर लोग इतने बेवकूफ थे, इतने ज्यादा इन चीजों को मानते थे, उस दौर में भी इस इंसान ने आवाज उठाई और साइंटिफिक व्यू दिखाने की सोसाइटी को कोशिश करी। इसने कहा कि हमारे माइंड के अंदर देखो भैया, हमारे माइंड में कई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मेंटल लैंग्वेज पर फोकस किया, हमारे कन्फ्लिक्ट्स पर फोकस किया, हमारी बेसिकली ओवरऑल थिंकिंग पर फोकस किया, माइंड पर फोकस किया कि भाई इस वजह से भी कई बार दिक्कतें हो सकती हैं, हमें शायद इन वजहों से भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, इस वजहों से भी एब्नॉर्मल बिहेवियर हमारे अंदर आ सकते हैं। देन उसके बाद रेनेसेंस पीरियड आया। रेनेसेंस पीरियड में अब लोगों में ह्यूमनिज्म थोड़ा सा बढ़ गया था, क्यूरियोसिटी आ गई थी बल्कि कि भाई क्यों ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं, हमें समझने की कोशिश करें। तो रेनेसेंस पीरियड में जो आपने नाम याद रखना है वो है जॉन वेवर। जॉन वेवर ने अब यहाँ पर वो काम किया जो मिडिल एज में अगस्टिन ने किया था। जॉन वेवर ने यहाँ पर लोगों को बताया कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल कारणों की वजह से भी डिसऑर्डर कई बार होते हैं, किस वजह से हमारे इवन रिलेशन की वजह से, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है आप आसपास के लोगों के साथ, तो भी आपके अंदर डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। ये बताया हमें जॉन वेबर ने।
देन कम्स द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। ये 17 से 18 सेंचुरी का टाइम पीरियड है। इसके अंदर अब लोग पूरी तरीके से, मतलब मेजर पार्ट यूरोपियन सोसाइटी का साइंटिफिक हो चुका था। इसी वजह से अब वहां पर रिफॉर्म्स होने चालू हुए। अजाइलम्स को जो इतना दूर दूर बनाया जाता था, उनको अब हमने आसपास सोसाइटी में रखना अलाउ कर दिया। और बेसिकली रिफॉर्म इस तरीके से हुए कि लोगों के अंदर केयर जनरेट करनी चालू करी, लोगों की मेंटेलिटी बदलने की कोशिश करनी चालू करी उन लोगों के लिए जो अब ठीक हो चुके हैं। नहीं तो लोग उनको भी ऐसे ट्रीट करते थे कि पता नहीं क्या ही लोग हैं, ये अलग ही लोग हैं। अब उनके लिए थोड़ा सा कंपैशन हमारे अंदर आने लगा और हम उनको दोबारा से एक्टिव मेंबर सोसाइटी का बनाने लगे। दिस इज डी इंस्टीट्यूशनलाइज। देन कम्स इंटरैक्शनल अप्रोच। इंटरैक्शनल अप्रोच अब लेटेस्ट हमारी अप्रोच है, तभी हम इसे टाइमलाइन में लास्ट में लिखते हैं। इंटरैक्शनल अप्रोच इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट अप्रोच, क्योंकि ये कहती है कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर अगर आपको हो रहा है तो उसके पीछे तीनों कारण है, आपकी बायोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी प्लस आपके सोसाइटल फैक्टर्स। तो आपकी सोसाइटल फैक्टर्स, आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर और आपके बायोलॉजिकल फैक्टर, इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर ही आपके किसी भी तरीके के एबनॉर्मल या नॉर्मल बिहेवियर को अच्छे से समझा जा सकता है। और तभी इसे हम नाम देते हैं इंटरैक्शनल अप्रोच का। इसके बाद फाइनली यहां पर हमें यह समझना है, बिफोर गोइंग टू द मेजर टॉपिक जो कि है सारे ये डिसऑर्डर, बस एक टॉपिक रहता है कि भाई अब कौन इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासिफाई करवाता है। मतलब कि हमें कैसे पता चलता है कि अगर ये वाले सारे सिम्टम हैं तो हमें एंग्जाइटी है, अगर ये सिम्टम है तो हमें डिप्रेशन है। ये काम करवाती हैं आईसीडी और डीएसएम। आईसीडी और डीएसएम लगभग सेम ही चीजें हैं, बट इनके ऑनर अलग अलग है। मतलब कि डीएसएम एक ऐसी बुक है जिसको छापती है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, और आईसीडी एक ऐसी बुक है जिसे छापती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का काम सेम है, दोनों के अंदर ही हमें यही सब कुछ बताया जाता है कि ये डिसऑर्डर के ये सिम्टम होंगे, इसकी कारण ये होते हैं लोगों में होने के, ये सारे इसके फैक्टर होते हैं वगैरह वगैरह। डिसऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है इन दोनों बुक्स में, और इन्हीं को साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डिसऑर्डर्स पार्ट। एंग्जाइटी का क्या मतलब होता है? ये एक सिंपल सी टर्म है, सिंपल सी फीलिंग है जो वरी और एप्रीहेंशन, फियर से रिलेटेड एक फीलिंग होती है। वेग और अनप्लेजेंट सी ये फीलिंग होती है, बट जब ये लंबे समय तक रहे तब ये डिसऑर्डर बन जाती है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर आता है वो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमारे अंदर एंग्जाइटी लंबे समय तक रहती है और किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड नहीं होती। देन कम्स पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में हमें रिकरेंट एंग्जाइटी के अटैक्स आते हैं। ये किसी चीज से स्पेसिफिक जुड़े भी हो सकते हैं, किसी चीज से स्पेसिफिकली जुड़े नहीं भी हो सकते हैं, बट मेन आइडिया इज कि रिकरेंट एंग्जाइटी के अटैक्स आपको आ रहे हैं। एक पीक लेवल पर एंग्जाइटी आपकी पहुंच जाती है, सडनली बहुत ज्यादा एंग्शियस आप फील करने लग जाते हो और बिल्कुल नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही है, अचानक से ये होता है और बार बार ऐसे अटैक आपको आते हैं। दिस इज कॉल्ड पैनिक अटैक। देन फोबियाज। फोबियाज का मतलब क्या होता है? फोबियाज आर इर्रेशनल फियर। 3 तरीके के इर्रेशनल फियर हो सकते हैं। अब रैशनल फियर, लॉजिकल फियर तो अच्छा होता है, वो नॉर्मल है, बट इर्रेशनल फियर डिसऑर्डर होता है, मतलब वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। इर्रेशनल फियर 3 तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के फोबिया हो सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्पेसिफिक फोबिया, मतलब जो किसी भी स्पेसिफिक चीज से आपको डर है, इर्रेशनल डर है, जैसे कि छिपकली से डर, आपका किसी कॉकरोच से डर, आपका लिफ्ट में बंद होने से डर, वगैरह वगैरह। इसके अलावा दूसरा होता है फोबिया जिसे हम बोलते हैं अगोराफोबिया। अगोराफोबिया किसी भी अनफेमिलियर जगहों पे जाने का, सिचुएशन में जाने का डर होता है। यानी कि जिसको अगोराफोबिया है वो अपने फैमिलियर प्लेसेस, यानी कि ज्यादातर टाइम में अपने घर में ही रहने में वो पसंद करता है, बाहर वो जा ही नहीं सकता बहुत ज्यादा एंग्जियस वो फील करता है। देन उसके बाद तीसरा होता है सोशल फोबिया भी, जैसे हम कह सकते हैं इसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हम कई बार कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपको अब सोसाइटी से डीलिंग में ही डर लग रहा है बहुत ज्यादा, सोसाइटी से डीलिंग करते ही आपको एंग्शियस बहुत ज्यादा आप फील करते हो। दैट इज कॉल्ड सोशल फोबिया। उसके बाद अगला है एसएडी, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर अपने नाम से ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल जाते टाइम बहुत ज्यादा रोता है बचपन में, वो नॉर्मल है क्योंकि वो बच्चा है, बट अगर बड़ा इंसान भी कोई किसी अपनी अटैचमेंट फिगर से दूर होने में इतना ज्यादा एंग्शियस फील करे कि वो उसकी डेवलपमेंट के लिए ही बुरा हो जाए, डेवलपमेंटली वो चीज करेक्ट ना हो उसके लिए, उस लेवल की एंग्जाइटी फील होना
just by the thought or by being separated from that particular person is separation anxiety disorder. कि आपको सेपरेशन की एंजाइटी का डिसऑर्डर है, अगर उस इंसान से अलग हो गए तो आप बहुत ज्यादा एंशियस फील करोगे, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. देन उसके बाद अगला डिसऑर्डर होता है ओसीडी. ओसीडी इज ऑब्सेशन प्लस कंपल्शन. ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों इसके अंदर होती हैं. ऑब्सेशन मतलब इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, और कंपल्शन का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्टॉप एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे. जब ये दोनों चीजें होती हैं, आप कोई थॉट बार बार आई जा रहा है आपके माइंड में, रोक नहीं पा रहे हो, और कोई बिहेवियर बार बार कही जा रहे हो, दैट इज ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सिव, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. देन कम्स पीटीएसडी. पीटीएसडी क्या होता है? पीटीएसडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ट्रॉमा के बाद होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद आपको होता है, आपको इसमें ड्रीम्स आते हैं, फ्लैशबैक आते हैं उन सब घटनाओं के. देन सिम्टम्स, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एक इस तरीके का डिसऑर्डर होते हैं इसके अंदर सारे, जिसके अंदर कोई ना कोई हमें फिजिकल कंप्लेंट होती है या फिर साइकोलॉजिकल कंप्लेंट होती है, जिसके लिए कोई भी कारण नहीं है, बायोलॉजिकल कारण नहीं होता. कंप्लेंट्स हैं, इश्यूज हैं, पर उस इशू के पीछे कोई कॉज नहीं है. तो सबसे पहला आता है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में हमें फिजिकल कंप्लेंट्स होती हैं, बट कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं होता है, या होता है या नहीं हमें पता भी नहीं है. स्टिल फिजिकल कंप्लेंट हम कर रहे हैं कि भाई मेरी हाथ में दर्द हो रहा है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अंदर से कोई कारण नहीं है उस दर्द का. इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी अपने नाम से अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है. इलनेस की एंजाइटी का डिसऑर्डर, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे इस बात की एंजाइटी हो रही है, मतलब कि एंजाइटी इज द मेन प्रॉब्लम हियर. आई एम फीलिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विच इज एंजाइटी, एंड जिसका कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं है. अभी तो नहीं है ना कोई डिसऑर्डर या कोई भी दिक्कत, कोई भी बीमारी, बट बीमारी हो सकती है, इस बात की एंजाइटी है. देन कम्स कन्वर्जन डिसऑर्डर. ये तो नेक्स्ट लेवल है. इसको आप समझ सकते हो कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन. इसमें हमें लगता है कि भाई कोई पार्ट ही नहीं है हमारा, मतलब हाथ है फिर भी लगेगा कि हाथ मेरा है ही नहीं, या कोई भी बेसिक बॉडी का फंक्शन आपका है ही नहीं, हालांकि वो फंक्शन मौजूद होता है. देन कम्स डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर ये 3 तरीके के मेजर डिसऑर्डर आते हैं. फर्स्ट इज डिसोसिएटिव एमनीजिया. डिसोसिएटिव एमनीजिया का मतलब होता है कि अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई कोई मेमोरी का आपका लॉस हो जाना, मतलब आपको कुछ याद नहीं है, कुछ स्पेसिफिक मेमोरी आपके माइंड से निकल चुकी है, बिल्कुल ही निकल चुकी है. दैट इज कॉल्ड डिसोसिएटिव एमनीजिया. इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा आता है डिसोसिएटिव फ्यूग. फ्यूग भी लगभग ऐसा ही है, बट एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया एमनीजिया का. देन डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है, इसे हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं. मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज आ जाती हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज आपके अंदर हो सकती हैं, जिसको एक दूसरे के बारे में पता भी हो सकता है कि मेरे अंदर इतनी सारी पर्सनैलिटीज हैं, और कई बार नहीं भी पता हो सकता. देन डीपर्सनलाइजेशन. डीपर्सनलाइजेशन एक ड्रीम लाइक स्टेट होती है, जिसके अंदर आपको लगता है कि भाई ना मैं ये बॉडी हूं, और ना ही मैं आसपास की सोसाइटी से, दुनिया से मेरा कोई नाता है. मैं कनेक्टेड ही फील नहीं करता हूं, ना ही खुद से, ना ही अपनी आसपास की सराउंडिंग से. एक ड्रीम लाइक सी स्टेट होती है डीपर्सनलाइजेशन. देन कम्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बहुत तरह के डिप्रेशन होते हैं. इनमें से सबसे जरूरी जो मतलब सब जरूरी मतलब क्या कि जो एक कॉमन है, वो हमें इसमें बताया गया है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर हमें लंबे टाइम तक एक डिप्रेस्ड मूड हमारा रहता है, प्लस उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि स्लीप की कांस्टेंट प्रॉब्लम होना, वेट का बढ़ जाना, कम हो जाना, या फिर प्लेजर किसी चीजों में जिनमें हमें पहले आता था अब वो नहीं आ रहा है. ऐसे बहुत सारे सिम्टम के साथ लंबे समय तक डिप्रेस्ड मूड का रहना इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. देन कम्स बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, आपको मेनिया और डिप्रेशन दोनों का फेज आप झेलते हो. मेनिया डिप्रेशन से बिल्कुल उल्टा होता है. मेनिया को समझ लो रणबीर कपूर के एग्जाम्पल से, रणबीर सिंह के एग्जाम्पल से, और डिप्रेशन को समझ लो रणबीर कपूर के एग्जाम्पल से. तो रणबीर कपूर का आपने देखा है, मतलब ज्यादातर सैड ही एक्टिंग करता है, तो उसको आप डिप्रेशन से लिंक कर सकते हो. और रणबीर सिंह की एनर्जी लेवल हमें पता है कि कितना ही ज्यादा हाई रहता है भाई साहब, हर टाइम ही मतलब हाई एनर्जी में वो हर रोल में अपने दिखते हैं. तो मेनिया आप उससे याद रख सकते हो कि एक यूफोरिक टाइप की फीलिंग होना, हाई टाइप फील करना, ये भी गलत होता है. और डिप्रेशन इज जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो. इन दोनों का फेज मिलाकर जब आपको हो, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर की 3 कैटेगरी बना दी गई हैं, B1 B2, मतलब बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 एंड साइक्लोमैटिक. बाइपोलर 1 में
आपको मेजर थोड़ा सा मतलब ज्यादा आपको सिम्टम एक्सट्रीम होते हैं, बाइपोलर 2 में उतने ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन का फेज एक्सपीरियंस करो ही करो बाइपोलर 2 में। साइक्लोमैथिक इज माइल्डर लेवल, साइक्लोमैथिक में दोनों ही चीजें आपको माइल्डर लेवल की होती हैं। देन कम्स फीडिंग डिसऑर्डर। फीडिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं? फीडिंग डिसऑर्डर मतलब ईटिंग से रिलेटेड जो हमारे डिसऑर्डर है, इसमें सबसे पहला आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये दोनों आप अपनी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है एक ऐसी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज अपने बारे में फॉर्म कर लेना कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूं या मोटी हूं, और अब उसे ठीक करने के लिए इतना कम खाना, मतलब आप इवन यू कैन स्टार्व टू डेथ, कि आप खाओगे ही नहीं, खाने से ही मना कर देना। दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। देन बुलिमिया नर्वोसा होता है कि खा तो लेना, अगेन डिस्टॉर्टेड इमेज यहां भी होती है, बट आप इसमें खा लेते हो, बट बहुत ज्यादा खाने के बाद ताकि मोटे ना हो जाओ तो आप सब चीजें पर्ज आउट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, डेलिबरेटली वॉमिट आउट कर देते हो। देन कम्स बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग मतलब जैसे बिंज वॉचिंग होता है, लगातार एपिसोड ऑफ ईटिंग, लगातार खाते जाना, एक बार खाना चालू किया तो भाई खाते जाओगे, ये भी गलत होता है। देन कम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर ही आता है। जो भी डिसऑर्डर आपको ओवर कंजम्पशन ऑफ किसी भी तरीके के सब्सटेंस की वजह से हो रहा है, अल्कोहल, कोकेन वगैरह वगैरह, उन सबको आप सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हो। सब्सटेंस की वजह से होने वाले डिसऑर्डर आर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। देन कम्स स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स होता है। डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि हमारी पूरी जिंदगी को, हर एस्पेक्ट को लाइफ के, पर्सनल प्रोफेशनल, ये पूरी तरीके से खराब करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अंदर मेजरली 3 तरीके के सिम्टम आते हैं। एक नेगेटिव सिम्टम जो कि डेफिसिट्स जिसे हम बोलते हैं, पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स, हमारे अंदर से कुछ चीजें कम हो जाती हैं। देन कुछ होते हैं पॉजिटिव सिम्टम, हमारे अंदर कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, पैथोलॉजिकल एक्सेसेस। देन कम्स साइकोमोटर सिम्टम, यानी कि बॉडीली सिम्टम, बॉडी लेवल पर जो होते हैं। तो नेगेटिव सिम्टम में कौन से सारे सिम्टम है वो यहाँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। पॉजिटिव में ये सारे सिम्टम होते हैं। डिटेल में इन्हें समझना है तो वही आई आइकन में जाकर आप देख सकते हैं। देन कम्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है? ये वो डिसऑर्डर होते हैं जो चिल्ड्रन रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। चिल्ड्रन रिलेटेड डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर होता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंदर हमें इम्पल्सिविटी हमारे अंदर आ जाती है, अटेंशन कम होती है किसी जगह पर, मतलब कि कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते हैं, हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, जो भी मन में आता है सीधा वो करने लग जाते हैं। प्लस हाइपर एक्टिविटी यहाँ पर हम महसूस करते हैं। हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हाइपरली एक्टिव है, बच्चा कहीं पर टिककर बैठ नहीं पाता है, इधर से उधर भागता ही रहता है। देन कम्स ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये हमारी सोशल लाइफ को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। इस जिसको ऑटिज्म है वो अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, सोसाइटी के साथ का उसका इंटरेक्शन पूरी तरीके से लिमिट हो जाता है। देन कम्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम मेंटल रिटार्डेडनेस भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारा IQ 70 से लो हो जाता है। इसके अंदर हमारी जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो नॉर्मल से भी कम हो जाती हैं, मतलब जो एवरेज एक लोग नॉर्मली मेंटल एक्टिविटीज जितनी कर पाते हैं, हम उससे भी कम लेवल की मेंटल एक्टिविटीज कर पाते हैं, बिलो एवरेज मेंटल एक्टिविटीज हम कर पाते हैं। देन इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें अर्ली एज में ही शो होने लग जाते हैं, तभी क्योंकि ये चाइल्ड रिलेटेड डिसऑर्डर है। देन कम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में हमें लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, मतलब कि पढ़ने लिखने के जो दिक्कतें हैं वो हमें इसमें आती हैं। रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, इसको समझने में दिक्कत हमें आती है। जैसे कि तारे ज़मीं पर मूवी में एक एग्जाम्पल हमने देखा है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज वन ऑफ द मेजर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। डिसलेक्सिया में उसे वही सारी दिक्कत होती थी जो बेसिकली आपने मूवी में भी देखी है, पढ़ने लिखने में उसे दिक्कत होती थी। सो दीज आर द मेजर डिसऑर्डर्स जो आपको इस चैप्टर में बताए गए, और ये सारा ये चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। सो चैप्टर नंबर 5 डील्स विद साइकोथेरेपी। तो सबसे पहले साइकोथेरेपी का मतलब क्या होता है? साइकोथेरेपी एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट का। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है साइकोथेरेपी जहां पर एक रिलेशन बनता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में। दिस इज साइकोथेरेपी। एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप होता है। वॉलेंटरी मतलब इच्छा से,
दिस इज साइकोथेरेपी। नाउ साइकोथेरेपी के क्या एम होते हैं, व्हाट आर द एम्स ऑफ साइकोथेरेपी? तो लेसनिंग इमोशनल प्रेशर, अपने क्लाइंट का इमोशनल प्रेशर एक थेरेपिस्ट कम करने की कोशिश करता है। मॉडिफाइंग हैबिट्स, हम अपने क्लाइंट की हैबिट्स को बदलने की कोशिश करते हैं। इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस वगैरह वगैरह। बेसिक आइडिया क्या हुआ कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर, बुरा बिहेवियर जो भी कुछ है उसे हमने बदलना है, उसकी दिक्कत को वो ठीक करने की कोशिश करना है। दिस इज द मेन आइडिया एंड एम ऑफ साइकोथेरेपी। बाकी आपकी बुक में बहुत सारे एम्स लिखे गए हैं, उनमें से कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को जब हम समझते हैं तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में फॉर्म होता है। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो कि एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच बना है, उनका जो बॉन्ड है उसी को हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है थेरेपेटिक अलायंस। इस थेरेपेटिक अलायंस के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। दो मेजर कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है। मतलब कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको कुछ काम दिया, आपने वो काम कर दिया, मैंने आपको उसके पैसे दे दिए। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही ये भी एक एग्रीमेंट होता है आपका। कॉन्ट्रैक्ट का मेन आइडिया क्या होता है कि दोनों मिलकर, क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों मिलकर क्लाइंट की दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम पीरियड के साथ आता है, तो वैसे ही थेरेपी भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है, सबसे बड़ा कारण, कि डिपेंडेंसी ना बन जाए। तो इसीलिए थेरेपी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही होती है। ये दो मेजर कंपोनेंट है थेरेपेटिक रिलेशनशिप के। कि इनका जो रिलेशन है वो कैसा होता है? दो मेजर कंपोनेंट, एक कॉन्ट्रैक्चुअल और एक लिमिटेड टाइम पीरियड का। देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। ये ट्रस्टिंग और कन्फाइंडिंग रिलेशनशिप होता है, मतलब कि यहाँ पर ट्रस्ट होता है एक दूसरे में, और कन्फाइंडिंग मतलब कि वो उसकी सारी बातों को बाहर निकालने में थेरेपिस्ट हेल्प करता है, उसे कन्फाइंड करता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखता है अपने पेशेंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, मतलब जैसी भी कंडीशन हो उसका बिहेवियर उसके लिए अच्छा ही रहेगा। एम्पथी रखता है, एम्पथी मतलब खुद को उसकी जगह पर रखकर चीजों को समझने की कोशिश करता है थेरेपिस्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द की, मतलब कि अब यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है। कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। वो बंदा आपको अपनी ऐसी चीजें बताने वाला है जो उसने किसी को नहीं बताई है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखें। देन कम्स सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, मतलब इसको आप कह सकते हो कुछ फीचर होते हैं भाई साइकोथेरेपी के। तो जो भी थेरेपी है, हर थेरेपी के अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आगे हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ थेरेपीज की, टोटल कितनी तरीके की थेरेपीज हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके की थेरेपी होती है, थेरेपी एक नहीं होती, अलग अलग तरीके की थेरेपीज होती हैं। तो हर थेरेपी के अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, तो हर थेरेपी अपने अपने प्रिंसिपल्स की सिस्टमैटिक एप्लीकेशन करेगी। देन सिर्फ ट्रेंड इंडिविजुअली से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उठकर आ जाए कि भाई मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली, आप कहो कि भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने समझ लिया ये सारी चीजें, तो मैं तो अब थेरेपी कर सकता हूँ। या मैं कहूँ कि भाई मैं तो आपको समझा रहा हूँ ये चीजें, तो मैं थेरेपी कर सकता हूँ ना, ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रेंड इंडिविजुअल्स इसे कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट ही इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिलेशन इसके अंदर होना जरूरी है, मतलब थेरेपिस्ट और क्लाइंट का एक वॉलंटरी इंटरेक्शन होना यहाँ पर जरूरी है। मतलब कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका, हालांकि लिखने वाले पॉइंट नहीं था, स्टिल आपको बताया गया है कि भाई थेरेपी का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि इसमें किसके अंदर दो लोग हों। थेरेपिस्ट अकेला या फिर क्लाइंट अकेला नहीं कर सकता है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों का इंटरेक्शन इसके अंदर होना जरूरी है। उसके बाद ही इस इंटरेक्शन की वजह से ही यहाँ पर थेरेपेटिक रिलेशनशिप फॉर्म होता है, अलायंस बनता है। ये भी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है साइकोथेरेपी का। ये होता क्या है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, थेरेपेटिक रिलेशनशिप यहाँ पर अलायंस। देन कुछ और मेजर यहाँ पर अब टॉपिक आते हैं, वो है एथिक्स इन साइकोलॉजी। यानी कि कुछ एथिक्स होते हैं अब आपके साइकोथेरेपी को प्रैक्टिस करने के। सबसे पहला तो ये है भाई कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। अब बहुत सारे तरीके की थेरेपी होती हैं, कई बार जैसे अब आपके सिलेबस में नहीं है बायोमेडिकल, पर उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिक शॉक देने आपने, माइल्डर इलेक्ट्रिक शॉक अपने पेशेंट को, तो भाई उसे पता तो होना चाहिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ये भी आपका एक एथिक है, आपका एक मॉरल है भाई कि आप उसकी चीजों को बाहर रिवील ना करो। देन एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस, ये भी एक हमारा मॉरल होता है एज अ थेरेपिस्ट कि हम अपने पर्सनल डिस्ट्रेस को बीच में ना लाएं। मतलब खुद की, मान लो किसी थेरेपिस्ट की अपनी बीवी से लड़ाई हो रखी है, तो भाई वो उसी में उसका ध्यान लगाए, तो वो कैसे समझ लेगा इशू को। तो अपने पर्सनल डिस्ट्रेस को उस टाइम के लिए आपने दूर रखना होता है।
इंटीग्रिटी ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब कि आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, थेरेपेटिक रिलेशन अच्छा फॉर्म होना चाहिए, उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को आप समझो, एक अच्छा रिलेशन फॉर्म करो और दोनों की तरफ से इंटीग्रिटी, मतलब एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। देन रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ये दोनों तरफ से होना चाहिए भाई। आपको अपने थेरेपिस्ट की और अपने थेरेपिस्ट को, अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर तरह से, उसकी ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी है। देन प्रोफेशनल स्किल मेंटेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इमोशनल हो जाओ कि भाई एक अच्छा पर्सन मिल गया मुझे तो साइकोलॉजिस्ट से अच्छा और कौन ही होगा, मेरी सारी बातें समझ रहा है, सारी फीलिंग्स को समझता है मेरी, मुझे सुन रहा है, यही तो हमें चाहिए होता है। पर फिर भी हमें इमोशनल नहीं होना है, प्रोफेशनल रहना है, प्रोफेशनल स्किल्स होनी जरूरी है। देन इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इन हीलिंग। अब भाई अगर मान लो आप थेरेपिस्ट के पास गए हो तो टोटल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मतलब एक्चुअली में हीलिंग करवाते हैं, किन फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है कि हीलिंग होगी या नहीं होगी, मतलब आप ठीक होगे या नहीं होगे। सबसे पहला फैक्टर होता है टेक्निक यूज्ड, कि भाई उसने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करी है। कई बार बिहेवियरिस्ट टेक्निक से आप चीजों को नहीं ठीक कर सकते, और कई बार कॉग्निटिव से ठीक नहीं कर सकते हो, कई बार साइकोडायनामिक से ठीक नहीं होती हैं। तो जैसी दिक्कतें हैं उसके लिए वैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई गलत बिहेवियर है, एक बच्चा है जो टीवी ज्यादा देखता है, अब आपने उसका टीवी देखने की हैबिट को कम करवाना है, यहां पर बिहेवियरल थेरेपी काम आएगी, उसकी टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी है। एक कोई ऐसा पर्सन है जिसके मन में कोई इरेशनल थॉट है, वहां पर कॉग्निटिव थेरेपी काम आएगी। तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करिए वो भी मैटर करता है। देन कम्स थेरेपेटिक अलायंस, आपका एक अच्छा अलायंस फॉर्म होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इवन कई साइकोलॉजिस्ट तो इसे कहते हैं कि यही है वो व्हीकल ऑफ चेंज। तो देन कम्स दूसरा कैथारसिस। कैथारसिस का क्या मतलब होता है? कैथारसिस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम सडनली अपने सारे इमोशंस को लेट आउट करते हैं। एक बॉटल नेक सिचुएशन की तौर पर भी इसे कई बार समझा जाता है कि सडनली जब किसी बोतल से पानी बाहर निकलता है, ऐसे ही हम जब थेरेपी में जाते हैं तो अपने इतने टाइम के दबे इमोशन को सडनली बाहर निकालते हैं, दैट इज कैथारसिस। और कैथारसिस में अपने आप में ही हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी आप इमोशनली अनबर्डन होते हो आप अच्छा फील करते हो। तो ये भी एक अपने अंदर एक बहुत मेजर फैक्टर है जो हीलिंग में कंट्रीब्यूट करता है। देन काफी सारे नॉन स्पेसिफिक फैक्टर भी हो सकते हैं भाई। नॉन स्पेसिफिक में लिटरली कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मान लो आपका पेट खराब है भाई, जब आप थेरेपी के लिए गए हो तो ये भी दिक्कत हो गई, उसकी वजह से भी आप थेरेपी सही काम नहीं कर पाएगी। ये हो गए क्लाइंट की तरफ के फैक्टर, मतलब हमने इसको भी डिवाइड कर दिया क्लाइंट की तरफ से और थेरेपिस्ट की तरफ से। क्लाइंट की तरफ से मतलब यही जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया अजीब सा, ये हो सकता है। या फिर आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है भाई, तब भी आपका ध्यान नहीं लगेगा वहां पर, या फिर आपकी मोटिवेशन ही नहीं है, आप बदलना ही नहीं चाहते हो, वगैरह वगैरह। देन कम्स थेरेपिस्ट की तरफ से। थेरेपिस्ट की तरफ से क्या नॉन स्पेसिफिक फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि थेरेपिस्ट का ध्यान नहीं है, थेरेपिस्ट आपकी तरफ एम्पैथी नहीं रख रहा है, थेरेपिस्ट चाहता ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और भी वगैरह वगैरह, आपने उसे पैसे कम दिए, ये भी आ सकता है। तो इसमें ऐसे नॉन स्पेसिफिक बहुत सारे फैक्टर और भी हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हीलिंग में। देन एक और मेजर टॉपिक आता है बिफोर गोइंग टू द मेजर, जो सबसे मेजर टॉपिक है इसका टाइप ऑफ थेरेपी, उस पर जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। अब जो लोग ठीक हो गए हैं हमें उन्हें एक्टिव मेंबर भी बनाना होता है अपनी सोसाइटी का। उसके लिए कई बार, ये हर डिसऑर्डर में तो नहीं होता है, पर जो मेजर डिसऑर्डर है जिसमें ज्यादा दिक्कतें वो फेस करते हैं, ऐसे लोगों ये हमें थेरेपीज भी देनी पड़ती हैं, रिहेबिलिटेशन भी इनकी हमें करवानी पड़ती है। एज अ थेरेपिस्ट ये भी कुछ चीजें आप करते हो। सबसे पहला ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आप उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आप उनको बेसिक डिसिप्लिन सिखाते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन करने के लिए क्या जरूरी है वो सब चीजें इसके अंदर आप सिखाते हो। सोशल स्किल की आप उन्हें ट्रेनिंग देते हो, इसके अंदर कॉग्निटिव भी आप उनकी स्किल्स को ट्रेन थोड़ा सा करते हो, कैसे डील करना है लोगों से, कैसे बातचीत करनी है, कैसे इंटरेक्शन करना है, ये सब आप उन्हें सिखाते हो। देन वोकेशनल थेरेपी। वोकेशनल थेरेपी क्या होती है? वोकेशनल थेरेपी में अब आप उन्हें स्पेसिफिक वोकेशन, जो भी उनका इंटरेस्ट है, लेट से कोई पर्सन जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसको उस तरीके की थेरेपी आप देते हो, उस तरीके की स्किल्स आप सिखाने की कोशिश करते हो। कोई कुछ और बनना चाहता है तो वैसी स्किल्स अब जो उसके लिए जरूरी है, उस स्पेसिफिक वोकेशन की थेरेपी अब आप उसे प्रोवाइड करवाते हो। अब इसके बाद मेजर टॉपिक इस चैप्टर का आता है टाइप्स ऑफ थेरेपी। कितने तरीके की टोटल थेरेपीज होती हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी थी जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, इसलिए वो हमने इस फ्लो चार्ट में इंक्लूड भी नहीं करी है। तो अब इस टॉपिक को हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली होती है बिहेवियरल थेरेपी।
बिहेवियरल थेरेपी इज द मोस्ट प्रैक्टिकल टाइप ऑफ थेरेपी। ये मानती है कि आपको कोई भी बिहेवियर हुआ है तो उसके पीछे का कारण है आपकी फॉल्टी लर्निंग। आपने कोई गलत बिहेवियर सीख लिया है, उस वजह से आपको अब दिक्कतें हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे भाई उसे ठीक करने के लिए? हम आपका वो बिहेवियर आपको भुलवा देंगे, अनलर्न करवा देंगे, और नया बिहेवियर हम रीलर्न आपको करवा देंगे, रीलर्न ऑफ अ न्यू बिहेवियर। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका स्टेप होता है कि आप इंटरव्यू लेते हो अपने क्लाइंट का, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हो। समझने में तीन चीजों को आप बेसिक एनालाइज करते हो। एक, कि मेन दिक्कत क्या है, मेन माल फंक्शनिंग बिहेवियर है क्या, दिक्कत वाला बिहेवियर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, दिक्कत है कि भाई रात का खाना बच्चा कम खा के सो रहा है, ये बुरा बिहेवियर है, हमें इसको ठीक कराने के लिए हमारे पास क्लाइंट आया। तो दिस विल बी आर माल फंक्शनिंग बिहेवियर। ये समझता है थेरेपिस्ट इंटरव्यू से। देन दूसरा वो समझता है एंटीसीडेंट फैक्टर। एंटीसीडेंट फैक्टर मतलब वो फैक्टर जिसकी वजह से माल फंक्शनिंग बिहेवियर हो रहा है, उसको हम समझते हैं। मेंटेनिंग फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स कि जिस वजह से आज तक ये बिहेवियर मेंटेन हो रहा है, क्यों मेंटेन हो रहा है अभी। ये तीनों चीजें एनालाइज करते हैं हम बाय टेकिंग एन इंटरव्यू। उसके बाद हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस करते हैं उसको ठीक करने के लिए। मेन ट्रीटमेंट ये है कि अब हम एंटीसीडेंट ऑपरेशन करते हैं, मतलब कि वो ऑपरेशन, वो सारी चीजें जो हम करने वाले हैं बिफोर दैट पर्टिकुलर मेल फंक्शनिंग बिहेवियर अकर्स। उस बिहेवियर के होने से पहले वाले जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट ऑपरेशन। और उस बिहेवियर के होने के बाद वाली चीजें जो हम करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। एंटीसीडेंट का एग्जांपल हो सकता है कि रात का खाना अगर खाना बढ़वाना है तो शाम का खाना कम करवा दो, दिस इज एंटीसीडेंट ऑपरेशन, पहले कराया आपने काम। देन कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, जब बिहेवियर हो गया, अब उसने कम खाया रात का खाना, तो अब आप उसे अप्रिशिएट करो। सॉरी, ज्यादा खाया मतलब उसने रात का खाना, तो अब आप उसे अप्रिशिएट करो। ये हो गया कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, या उसको कोई रिवार्ड दे दिया। तो ये होता है बिहेवियरल थेरेपी में। उसके बाद कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम बिहेवियरल थेरेपी में? तो सबसे पहले टेक्निक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब दोनों तरीके की रीइंफोर्समेंट हम इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस कुछ अच्छा उसे दे दिया, अच्छा मतलब कोई रिवॉर्ड उसे दे दिया, चॉकलेट दे दी कोई काम करने पे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इस कुछ नेगेटिव उससे ले लिया आपने, ये भी हमारे लिए अच्छा ही होता है। नेगेटिव ले लिया, इसको पनिशमेंट मत समझना, पनिशमेंट अवर्सिव कंडीशनिंग होती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी कैदी को 5 साल की सजा है तो आप उसे कहो कि भाई चल तेरी सजा 2 साल की कर देते हैं क्योंकि तूने अच्छा काम किया है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ नेगेटिव उससे ले लिया या कम कर दिया। देन अवर्सिव कंडीशनिंग, अवर्सिव कंडीशनिंग इज सिंपली पनिशमेंट। जैसे हमारी टीचर करती थी कि भाई अगर होमवर्क नहीं किया तो चाटे पड़ेंगे। मतलब वो क्या कर रही है, हमें इस तरीके से कंडीशन कर रही है कि जब जब होमवर्क नहीं करा तब तब चाटे पड़ेंगे। कि एक अनवांटेड बिहेवियर, अनहेल्दी बिहेवियर के साथ एक अनवांटेड अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स को जोड़ दिया, दिस इज अवर्सिव कंडीशनिंग, यानी कि पनिशमेंट। देन सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन का ये मतलब होता है कि अब आप धीरे धीरे एक एक करके उस फियर को कम करने की कोशिश कर रहे हो। ये ज्यादातर फियर के केस में इस्तेमाल होता है। किसी को 10वीं मंजिल मतलब हाइट का डर है तो आप सीधा 10वीं मंजिल पर नहीं ले जाओगे, पहले उसे इमेजिन करवाओगे, फिर उसे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, इस तरीके से उसका डर कम करवाना। देन सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, इसका मतलब ये होता है कि अब हम दो फीलिंग को एक साथ नहीं रख सकते। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि दो फीलिंग एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, बहुत काम फील कर रहे हो, उस मोमेंट पर यू कैन नॉट फील एंग्शियस। ऑब्वियस है भाई, यहां तो मतलब उदास हो सकते हो या खुश हो सकते हो, दोनों चीजें सेम टाइम पर थोड़ी होते हो। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन कि दो अपोजिंग नेचर की फीलिंग एक समय पर नहीं हो सकती हैं। तो अगर आपने किसी को एंग्जाइटी को कम करवाना है, तो अगर आप सीधा एंग्जाइटी को कम नहीं करवा सकते हो तो जनरेट रिलैक्सिंग फीलिंग इन हिम और हर, ऑटोमेटिकली उसकी एंग्जाइटी डाउन आ जाएगी। देन कम्स मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं बिहेवियरिस्ट। दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियरल थेरेपी। देन दूसरी थेरेपी होती है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में दो मेजर थेरेपीज आती हैं, एक आरईबीटी और एक एरनबेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी का बेसिक आइडिया ये है कि भाई जो भी दिक्कतें आपको हो रही हैं आपके दिमाग की वजह से हो रही हैं, आपकी कॉग्निशन खुद की वजह से हो रही है। आरईबीटी एल्बर्ट एलिस ने दी थी। एल्बर्ट एलिस ने हमें यही बताया था कि जो भी दिक्कतें हैं आपने खुद ही जनरेट करवाई हैं, आपकी इरेशनल थॉट की वजह से हुई है। आरईबीटी वर्क्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड एबीसी एनालिसिस। आरईबीटी में सबसे पहला स्टेप होता है एबीसी एनालिसिस करना। ए फॉर एंटीसीडेंट फैक्टर या फिर एंटीसीडेंट इवेंट जो हुआ है। बी फॉर द बिलीफ, जो बिलीफ उसकी वजह से बना है। सी मीन्स कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया कि भाई लेट्स से ब्रेकअप हो गया आपका, ब्रेकअप होना इज एंटीसीडेंट फैक्टर। उस वजह से नेगेटिव बिलीफ क्या बना, इरेशनल बिलीफ ये बना कि भाई हर लड़की या हर लड़का एक जैसा ही है।
अब आप उस वजह से किसी रिलेशन में आने से डर रहे हो, उस ब्रेकअप की वजह से। तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इमोशनल कॉन्सिक्वेंस आप क्या फील कर रहे हो? आप एंग्जाइटी फील करते हो जब भी कोई नया रिलेशन बनने वाला होता है, आप नया फॉर्म रिलेशन कर ही नहीं पा रहे हो, ये सब कॉन्सिक्वेंस आप झेल रहे हो। तो ये तीनों चीजें एनालाइज करने की कोशिश करता है सबसे पहले थेरेपिस्ट। एंटीसीडेंट फैक्टर क्या था, इवेंट क्या था जिस वजह से वो इरेशनल बिलीफ बनाए, बिलीफ खुद क्या है, और कॉन्सिक्वेंस अब उसकी वजह से क्या हो रहा है। देन उसको ठीक करने की कोशिश करी जाती है बाय आस्किंग नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चन। मतलब आपको ठीक करने की कोशिश करी जाती है कि भाई अच्छा आपको क्यों लगता है कि सारे ऐसे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ऐसे ना हो, वो एक ही इंसान ऐसा हो। इस तरीके के नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चन पूछकर आपके उस इररेशनल थॉट को हम रैशनल थॉट में बदलने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ REBT। देन कम्स कॉग्निटिव थेरेपी ऑफ एरनबेक। एरनबेक की कॉग्निटिव थेरेपी भी लगभग सिमिलर है, उसमें बस इतना सा उन्होंने अलग से कुछ टर्म्स दी हैं, कोर स्कीमा की बात करी है। उनका ये मानना था कि भाई हमारे कोर स्कीमा जो होते हैं, मतलब कोर का मतलब होता है बेसिक जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो मेन चीजें हैं, वो हमारी कॉग्निशन की बचपन से ही बन जाती। कोर स्कीमाज हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बना देते हैं। जिंदगी में बाद में जो कुछ भी हो रहा है वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता हमारे लिए जितना बचपन के एक्सपीरियंस होते हैं। तो कोर स्कीमाज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारे अंदर डेवलप करवा देते हैं हमारे माइंड में, और डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन जाते हैं अगर हमारे चाइल्डहुड में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो तो। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो मतलब कि बच्चे को बहुत ज़्यादा स्कोल्ड किया जा रहा है घर पर भी, उसके स्कूल में भी, तो उसके मन में कोर स्कीमा क्या बन गया कि आई एम अनवांटेड, नोबडी लव्स मी। ये हो गया उसका कोर स्कीमा। इस कोर स्कीमा की वजह से डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसका बन चुका है, मतलब कि वो गलत तरीके से अब रियलिटी को परसीव करने लग गया। ऐसा नहीं है कि उसे कोई नहीं चाहता, पर अब उसे ऐसा ही लगेगा। तो ये डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी जाती है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है। कैसे होती है? अगेन सेम नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चनिंग, जो कि जेंटल और पोलाइट होते हैं, उनको उनके थ्रू, इस ट्रीटमेंट के थ्रू उनकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हम अब करनी स्टार्ट करते हैं। ये होता है एरनबेक की कॉग्निटिव थेरेपी में। देन CBT एक और आती है, इसी के अंदर ही है ये। CBT इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। CBT में दोनों की ट्रिक्स इस्तेमाल करी जाती हैं। आपके माइंड लेवल पर भी आपको ठीक किया जाता है और बिहेवियरल लेवल पर भी आपको ठीक किया जाता है। ये बहुत इफेक्टिव मानी जाती है, स्पेसिफिकली बच्चों के रिलेटेड। देन कम्स ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में बहुत सारी थेरेपीज आती हैं, मेनली एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, देन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, एंड देन योर गेस्टॉल्ट थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के अंदर लोगोथेरेपी सबसे मेन है जो आती है। लोगोथेरेपी ये मानती है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, हम आपके एग्जिस्टेंस के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का मेन मानना ये होता है कि आपको अपनी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं दिख रहा, मीनिंगलेसनेस आप यहां पर फील करते हो, इस वजह से आप इस थेरेपी के लिए जाते हो। तो इस थेरेपी का मेन आइडिया क्या होगा? आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, हर बुरी से बुरी सिचुएशन में एक अच्छा मीनिंग आपको देने की कोशिश करना। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ दिस थेरेपी, लोगोथेरेपी। इसके अंदर दिक्कत क्या होती है? एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटीज की हम बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी मतलब कि आपको किसी भी वजह से ये फील होना कि आपकी एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है। यू आर फीलिंग एंग्शियस अबाउट योर ऑन एग्जिस्टेंस, व्हाई डू यू एग्जिस्ट, आपको पता ही नहीं है, इस वजह से आपको दिक्कतें होती हैं। तो इस थेरेपी का मेन आइडिया होता है टू फाइंड द मीनिंग ऑफ योर वेरी एग्जिस्टेंस। देन कम्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रॉजर्स ने हमें दी थी। इसका मेन आइडियोलॉजी यही है कि आप सिर्फ एक फैसिलिटेटर होते हो एज ए थेरेपिस्ट, और क्लाइंट खुद ही अपने आप को ठीक कर सकता है। आपने जस्ट उसे एम्पैथी देनी है, उसकी तरफ से चीज़ों को समझना है, उसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, अच्छा बिहेवियर उसके लिए आपने रखना है, बीइंग नॉन जजमेंटल, आपने उसे जज नहीं करना, वो कुछ भी आपको कहे। बस ये 3 चीज़ें आप अपने क्लाइंट को दे दो और देखो वो कैसे अपने आप ही खुद को ठीक कर लेगा। देन कम्स गेस्टॉल्ट थेरेपी। गेस्टॉल्ट थेरेपी भी ह्यूमन एक्सटेंशियल के अंदर ही आती है। ये हमें एज अ होल देखने में हेल्प करवाती है। इसका ये मानना है कि हमें अपने जितने भी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमने अभी तक इग्नोर करके रखे थे, उनको भी अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेना चाहिए, तभी हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे। देन कम्स सम अल्टरनेटिव थेरेपीज। अब ये तो हो गई मेन थेरेपीज, इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज भी होती है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंचर वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी आजकल आ गई हैं, आर्ट थेरेपी। ऐसी बहुत सी थेरेपीज हैं जो अब अल्टरनेटिव एक फॉर्म ले रही हैं इन कन्वेंशनल थेरेपीज का। तो जैसे कि योगा आप कर सकते हो, योगा से भी आपको बेटर फील होता है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के योगा आपको बताए गए हैं, SKY है, देन कुंडलानी योगा है, ये सब आप रीड कर सकते हैं अपनी बुक से, बहुत बेसिक है ये, इसके अंदर याद करने वाली ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो योगा इज वन सच मेथड, एंड देन मेडिटेशन इज वन सच
अल्टरनेटिव ऑफ थेरेपी। इसके अंदर विपसना एक मेडिटेशन है, इसकी अलग अलग प्रोसेस होती है सारी, वो सब चीजें आपको एनसीईआरटी से अब यहाँ पर पढ़नी है, याद करने वाला काम है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्हें समझा नहीं रहा हूँ। तो आप अपनी एनसीईआरटी को यहाँ पर रेफर करेंगे फॉर दिस टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5 विच इज थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। आई होप चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो जरूर इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। So now let's get started with our chapter number 6 which is attitude and social cognition. सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है कि भाई एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एटीट्यूड। एटीट्यूड को समझने के लिए हमें इतनी चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि एटीट्यूड वो तो बिल्कुल नहीं होता जो हम नॉर्मल मतलब समझते हैं कि भाई ये बंदा बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, तेरे में तो बड़ा एटीट्यूड है ना, ये वो एटीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे। वो तो ले परसेंट टर्म में हम कुछ भी बोल लेते हैं, वो अलग है, ये एटीट्यूड अलग है। एटीट्यूड इज बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं किसी चीज के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा है, अच्छा एटीट्यूड है या बुरा एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड अल्कोहल के लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है। आपका एटीट्यूड जंक फूड के लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है। आपका एटीट्यूड एक्सरसाइज के लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है। इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उस एटीट्यूड को हम यहाँ पर समझने की बात कर रहे हैं। तो एटीट्यूड इन अ सिंपल सेंस अगर हम समझें तो किसी भी चीज के लिए हमारा एक नजरिया, हमारा एक व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट भी ऐसा व्यू पॉइंट जिसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, वरना तो वो सिर्फ एक ओपिनियन बनकर रह जाएगा, वरना तो वो सिर्फ एक ओपिनियन बनकर रह जाएगा। तो एटीट्यूड में यही बात अलग होती है कि एटीट्यूड के अंदर ये तीन कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसा व्यू पॉइंट, एक ऐसा ओपिनियन जिसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट हमें मिलते हैं। सिर्फ कॉग्निटिव नहीं होता है इसमें, सिर्फ हमारी थिंकिंग नहीं है किसी चीज के बारे में, इसमें अफेक्टिव यानी कि इमोशनल कंपोनेंट, इसमें बिहेवियरल कंपोनेंट भी शामिल होता है। तो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला अफेक्टिव, दूसरा बिहेवियरल और तीसरा कॉग्निटिव। अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आपकी उस पर्टिकुलर चीज के बारे में फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट का मतलब यहां पर एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। बिहेवियरल कंपोनेंट का मतलब होता है कि बिहेवियरल टेंडेंसी कैसी है, जैसे कि बिल्ली चूहे को खाती है, ये उसकी टेंडेंसी है। असल में कई बार ऐसा भी हो सकता है भाई कि चूहा, जैसे आपने देखोगे ना ऐसी कई वीडियो होती है कि भाई चूहे ने बिल्ली को डरा के भगा दिया, होता है नहीं होता। तो असल में बिहेवियर जो होगा वो अलग बात है। एटीट्यूड के अंदर जो हम बिहेवियरल टेंडेंसी समझते हैं एज अ कंपोनेंट, दैट इज जस्ट ए टेंडेंसी कि भाई हमारे माइंड में क्या बिहेवियर सेट है जो हम करेंगे, दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल टेंडेंसी। एंड देन कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट मतलब कि आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो, सिंपल। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो आप काजू कतली के बारे में क्या एटीट्यूड रखते हो, तो जब भी हम ये सवाल पूछेंगे तो आपके हम तीन कंपोनेंट पूछ रहे हैं कि आप काजू कतली के बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि भाई अच्छी होती है, बुरी होती है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है पर टेस्टी है, ये सब आपकी थिंकिंग हो गई, कॉग्निटिव कंपोनेंट। व्हाट डू यू फील अबाउट इट, यार मजे आ जाते हैं भाई साहब, बड़े पॉजिटिव इमोशन भरे पड़े हैं, जब भी वो काजू कतली सामने आती है मन खुश सा हो जाता है, ये फीलिंग है आपकी, ये हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट। देन तीसरा बिहेवियरल कंपोनेंट जो कि बिहेवियरल टेंडेंसी की बात करता है, दिस इज कि आपकी बिहेवियरल टेंडेंसी क्या है। तो आपकी बिहेवियरल टेंडेंसी मान लेते हैं मन में सेट है कि भाई बहुत पॉजिटिव है, भाई मेरी बिहेवियरल टेंडेंसी मेरे सामने ला के रख दो, मैं 2-3 पीस तो ऐसे ही खा जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कहां गई, ये होगी बिहेवियरल टेंडेंसी। पर कई बार एक्चुअल बिहेवियर और एटीट्यूड में फर्क भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, जैसे हमारी की टेंडेंसी है वैसा ही एक्चुअल बिहेवियर भी हो। वही टॉपिक, एक और टॉपिक है एटीट्यूड एंड बिहेवियर का। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि भाई एटीट्यूड हमारा बिहेवियर जैसा है वैसा ही हो, या बिहेवियर और एटीट्यूड मतलब सेम हो, जरूरी नहीं होता। बिहेवियर इज नॉट इक्वल टू एटीट्यूड, बट ये उन सिचुएशंस में सेम हो सकता है जहां पर ये कुछ कंडीशन होती है। इट इज सेम व्हेन एटीट्यूड इज स्ट्रांग, जब आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है किसी चीज को लेकर, मतलब आप डाई हार्ड फैन हो किसी फिल्म स्टार के, तो उसकी मूवी आप देखोगे ही देखोगे, वहां पर एटीट्यूड जैसा है वैसा ही आप बिहेव करोगे। अवेयरनेस ऑफ एटीट्यूड, अगर आपको पता है कि मेरा एटीट्यूड कैसा है तो भी आप बिल्कुल वैसा ही बिहेव करोगे, क्योंकि यू आर अवेयर अबाउट इट कि हाँ भाई मैं अच्छा एटीट्यूड है मेरा, तो हो सकता है वैसे ही आप बिहेव करो, चांसेस और बढ़ जाते हैं।
नो एक्सटर्नल प्रेशर, आपको कोई नहीं देख रहा है, काजू कतली आपके सामने पड़ी है, पर लेट्स से कि आपको अगर आप लड़के हो तो लड़की वाले देखने आए हैं, या फिर अगर आप लड़की हो तो लड़के वाले देखने आए हैं, तो वैसे में आपने अपने आप को अच्छा अच्छा शो करना है, तो थोड़ा थोड़ा खाओगे, बड़ा थोड़ा थोड़ा कुछ आप उठाते हो वहां पर सामान, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर होता है आप पे। तो ऐसे में भी अगर बिहेवियरल टेंडेंसी आपकी काजू कतली को लेकर अच्छी है, तब भी आप एटीट्यूड और बिहेवियर आपका सेम नहीं रहेगा, एक्चुअल बिहेवियर वैसा नहीं होगा आपका। बट जब एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं देख रहा आपको, तो आप बिल्कुल उठाकर मजे से खाओगे। देन उसके बाद अनमॉनिटर्ड बिहेवियर, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा है, आपको एक्सटर्नल प्रेशर का ना होना और अनमॉनिटर्ड बिहेवियर लगभग सेम ही बात है। वहां पर है कि किसी तरीके से किसी ने प्रेशराइज किया है आपको, तो आप नहीं कर रहे हो। अनमॉनिटर्ड मतलब कोई देख नहीं रहा है आपको। देन बिहेवियर विद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, तो ऐसे बिहेवियर जिसकी कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है। तो फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लेट्स से कि कोई भाई लंगर लगाए और वहां पर आपकी फेवरेट डिशेज सारी वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में अब आपका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है और वहां पर आप जाकर खा सकते हो, सारी आपकी फेवरेट डिशेज हैं। तो ऐसे में भी जो आपका एक्चुअल एटीट्यूड होगा वही आप करोगे, यानी कि वहां पर आप चले जाओगे और खा लोगे। इसका मतलब है कि जो भी कोई ऐसा होता है बिहेवियर जिसको करने पे आपको पता है कि अच्छा ही कॉन्सिक्वेंस होगा, उसमें भी आप नहीं सोचते हो, जो एटीट्यूड होता है वैसा ही आप एक्चुअल बिहेवियर भी कर लेते हो। देन अगला यहाँ पर एक टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। फीचर्स का क्या मतलब है कि अब एटीट्यूड के कितने तरीके के फीचर्स होते हैं, मतलब एटीट्यूड के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कितने कैसा कैसे एटीट्यूड हो सकता है। तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, तो या पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा, ये तीन ही क्राइटेरिया है। तो इस वाले फीचर को हम नाम देते हैं वैलेंस ऑफ द एटीट्यूड, कि भाई एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस फीचर इज नोन एज द वैलेंस, कि एटीट्यूड की वैलेंस क्या है। देन एक्सट्रीमनेस, तो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, दिस इज द एक्सट्रीमनेस, कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है भाई, तो दैट इज एक्सट्रीम एटीट्यूड, और बहुत नेगेटिव है तो वो भी बहुत एक्सट्रीम एटीट्यूड होता है। देन सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि भाई एक एटीट्यूड है किसी चीज को लेकर, सिंपल सी बात है। और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि बड़ा कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है आपका, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे एटीट्यूड है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि फ्रेंडशिप को लेकर आपका क्या एटीट्यूड है, तो अब आप सोचोगे थोड़ा कि यार कोई फ्रेंड अच्छा है कोई फ्रेंड बुरा है, मतलब किसी के लिए बहुत अच्छा एटीट्यूड है मेरा और किसी के लिए ठीक ठाक है, किसी के लिए बहुत बुरा भी है कि भाई नहीं, ये तो नहीं है, दोस्त के नाम पे धब्बा है, ऐसे भी कई लोग होते हैं। तो अब सिंप्लिसिटी में क्या हो गया कि काजू कतली, अरे हाँ भाई बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ला के दो मैं अभी खा लूंगा, दिस इज सिंपल एटीट्यूड। कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड हो गया जो ऐसे मैंने पूछा फ्रेंडशिप के लिए, ऐसे और जितने भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, बिगर कॉन्सेप्ट्स के लिए ज्यादातर केसेस में हमारा कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक चीज के लिए ज्यादा एटीट्यूड होना, सिंपल मतलब एक एटीट्यूड है बस। देन सेंट्रलिटी, सेंट्रलिटी का मतलब कि एटीट्यूड आपके पूरे एटीट्यूड सिस्टम में कहां पर स्टैंड करता है, वो सेंटर में है। सेंटर में होने का मतलब कि उसके अंदर क्या ये पोटेंशियल है कि वो बाकी एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर सके। मान लो ये आपका एटीट्यूड सिस्टम है, आपके अंदर ये बहुत सारे एटीट्यूड है, यहां पर कोई एक एटीट्यूड ऐसा है जो बिल्कुल सेंटर में आता है और बहुत बड़ा एटीट्यूड है आपका, ये बाकी सारे एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करेगा। मान लेते हैं कि आपका सेंट्रल एटीट्यूड है कि अंडरस्टैंडिंग इज द की, कि भाई अंडरस्टैंडिंग हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। तो अब आप जैसा भी, मतलब दोस्तों का रिलेशन या कोई भी और रिलेशन जो भी आप फॉर्म करोगे, उसमें आप अंडरस्टैंडिंग को ढूंढोगे। जिस भी रिलेशन में आपको लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे आप इवन खत्म तक कर दोगे। ये क्यों हो रहा है, ये इस वाले एटीट्यूड की वजह से हो रहा है। तो सेंट्रलिटी का क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल एटीट्यूड वो एटीट्यूड होता है जिसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो आसपास के बाकी सब एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर सके, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है सेंट्रल एटीट्यूड। देन अगला टॉपिक आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो भाई एटीट्यूड अब कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से कोई भी एटीट्यूड आपके अंदर बनता है। तो एटीट्यूड किसी भी चीज के लिए जो हमारे बनते हैं, मेनली वो लर्निंग से ही बनते हैं। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, हमारे खुद के एक्सपीरियंस जैसे होते हैं, उससे ही मेनली हमारे एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। तब भी अगर हम स्पेसिफिक होकर समझें तो ये कुछ इसके मतलब ऑप्शन आते हैं कि भाई इन इन वजहों से एटीट्यूड हम सीख सकते हैं। बाय लर्निंग बाय एसोसिएशन, हम एटीट्यूड्स को एसोसिएट करके भी सीखते हैं। जैसे कि किसी टीचर के लिए एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, तो उस टीचर के पढ़ाए गए सब्जेक्ट के लिए भी एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हो जाए, या फिर वाइस वर्सा, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उस सब्जेक्ट की टीचर भी आपको अच्छी लगने लगती है, अच्छा लगने लगता है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। देन बीइंग रिवॉर्डेड
बीइंग रिवॉर्डेड का क्या मतलब है, बीइंग रिवॉर्डेड या फिर बीइंग पनिश्ड, इसमें आता है कि भाई आपको कई बार अब रिवॉर्ड देकर या फिर पनिश करके भी एटीट्यूड सिखाया जा सकता है। जैसे बच्चों के साथ होता है, उनको माँ बाप ने जो भी चीज सिखानी होती है उसके लिए या तो वो उन्हें रिवॉर्ड करते हैं या उसे पनिश करते हैं, ऐसे भी हम एटीट्यूड सीखते हैं। देन मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब सिंपल होता है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी एटीट्यूड्स को सीखते हैं। देन कल्चरल नॉर्म्स, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है भाई, हमारे कल्चरल के नॉर्म्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब किसी के कल्चर में नाइट आउट बहुत आम सी चीज है, वो लोग भाई ऐसे होते हैं कि हाँ मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ यार, नाइट आउट आया दोस्तों के साथ, थोड़ा मैं बाहर रहूंगा, उनकी मम्मियाँ आगे से कहती हैं हाँ भाई ठीक है। और वहीं अगर आप अपना एग्जाम्पल देखो तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी बात करते साथ ही वहां से चप्पल हाथ में आ जाती है और फिर आगे वाला सेंटेंस हमारी बोलने की हिम्मत नहीं रहती है। तो दिस इज कॉल्ड कल्चरल नॉर्म। तो हमारा एटीट्यूड नाइट आउट के लिए कैसा बना, हमारे कल्चर ने डिसाइड करवाया भाई, दिस इज कल्चरल नॉर्म। देन एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि आप खुद को जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज करवाते हो, जैसी चीजें देखते हो, जैसी चीजें ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देखते हो, वैसे एटीट्यूड आपके बन जाते हैं। देन इसके अंदर एक और टॉपिक आता है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं, मतलब किन किन फैक्टर्स की वजह से एटीट्यूड, अब कैसा बनेगा एटीट्यूड वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपका स्कूल है, जिस तरीके के लोग हैं आपके स्कूल में, आपकी फैमिली में, उस तरीके का एटीट्यूड आपका बनेगा, राइट। उसी तरीके से फिर आप एसोसिएशन करोगे, उसी तरीके से आपको वो लोग रिवॉर्ड करवाएंगे, पनिश करवाएंगे, उन्हीं लोगों को सीख कर मॉडलिंग करके उन्हीं की आप एटीट्यूड को फॉर्म करोगे, वही आपका। देन रेफरेंस ग्रुप अगला पॉइंट है, तो रेफरेंस ग्रुप में आ गया कल्चरल नॉर्म, आपके ग्रुप के नॉर्म, जैसे आपके रेफरेंस ग्रुप हैं वैसे ही आपका एटीट्यूड बनेगा। अगर मान लो जैसे कि पॉलिटिक्स को लेकर कि भाई आपके घर में जिस पार्टी को वोट जाता है, ज्यादातर चांसेस है कि आप भी उसी पार्टी को ही कल को जाकर वोट करोगे। तो रेफरेंस ग्रुप से भी हमारे एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होते हैं। देन कम्स हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि कई बार इन सब चीजों के बाद भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं कि नहीं भाई ये चीज गलत है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है। आप फिर उसे अलग कर सकते हो, जो आपके रेफरेंस ग्रुप ने आपको सिखाया है उससे आगे भी आप जा सकते हो, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके एटीट्यूड्स को अफेक्ट करते हैं। देन कम्स मीडिया, मीडिया आज के टाइम पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर। मीडिया सबसे बड़ा जो एटीट्यूड बनाता है वो है कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड। एक आम इंसान को एक कंज्यूमर में जो बदलवा देता है वो मीडिया ही सबसे बड़ा ये काम करता है। तो मीडिया बेसिकली हमारे एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिस तरीके का मीडिया हम देखते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू हम लेते हैं वैसे ही एटीट्यूड्स हमारे बन जाते हैं। देन अगला टॉपिक आता है कि एटीट्यूड चेंज किस तरीके से होता है, कैसे हमारा एटीट्यूड किसी एक चीज के लिए बदल सकता है। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3 फर्दर कॉन्सेप्ट्स यहां पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है POX ट्रायंगल, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, देन कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट, एंड देन 2 स्टेप कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमें डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से एटीट्यूड हमारा बदल सकता है। जो पहले 2 कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये दोनों फॉल करते हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर। सो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी एक आइडिया है। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी ये आइडिया कहता है कि हम लोगों को हमारे माइंड में कंसिस्टेंट स्टेट चाहिए भाई, कोई उथल पुथल नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि एक थॉट इधर जा रहा है, एक थॉट दूसरा हमें बात कह रहा है, मतलब कन्फ्लिक्ट हमें नहीं चाहिए माइंड में, हमें बैलेंस चाहिए, हमें इम्बैलेंस की स्टेट नहीं पसंद है। ये कंसिस्टेंसी की बात करता है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। तो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के अंदर ये दोनों अप्रोचेस फॉल करती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ये कहता है कि हमें हमारे माइंड में बैलेंस चाहिए। तो POX ट्रायंगल के एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। P, O एंड X, मान लेते हैं P लड़का है और O है दहेज डाउरी और X है लड़की। तो लड़की लड़का आपस में शादी करना चाहते हैं, तो इनका एटीट्यूड आपस में हो गया पॉजिटिव। लड़की दहेज नहीं देना चाहती है, जो कि नहीं देना चाहिए बिल्कुल, तो उसका एटीट्यूड दहेज के लिए नेगेटिव है। पर लड़का लालची है, वो कहता है भाई मैं तो दहेज के बिना शादी करूंगा ही नहीं। अब यहां पर आप ये देखो, मतलब इसका पॉजिटिव है, वो दहेज के लिए उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो अब यहां पर देखो क्या ये बैलेंस की स्टेट है या इम्बैलेंस की स्टेट है। मतलब लड़का कह रहा है मुझे दहेज चाहिए, लड़की कह रही है भाई मैंने दहेज देना ही नहीं है, पर वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। तो शादी कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। लॉजिकली अनकंफर्टेबल स्टेट आ गई यहाँ पर माइंड में हमारे। तो अब यहाँ पर अगर हम ये एक्स की तरफ से देखें सिचुएशन को, तो एक्स को या तो डाउरी के लिए एटीट्यूड अपना बदलना पड़ेगा
और या फिर उस लड़के के लिए अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। तो ये क्यों बदलेगी एटीट्यूड को? क्योंकि यहां पर बैलेंस नहीं है, और ये थ्योरी यही कहती है कि हमें बैलेंस चाहिए, हमें हमारे माइंड में बैलेंस ही पसंद है। तो या तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि लड़की अपना एटीट्यूड डाउरी के लिए पॉजिटिव कर ले, तो अब सिचुएशन बैलेंस हो गई, तीनों पॉजिटिव आ गए, 3 पॉजिटिव होते हैं तो भी सिचुएशन हमारी बैलेंस में आ जाती है। या फिर लड़की कहे कि भाई ऐसा है, जो आपको डाउरी दे रहा है जाके उससे शादी कर लो और निकलो, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अब भी ये सिचुएशन बैलेंस की हो जाएगी। अब यहां पर 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो गया, तो जब 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव होता है तो भी वो सिचुएशन बैलेंस की सिचुएशन कही जाती है। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट में हमें समझाया जाता है। इन शॉर्ट मेन आइडिया ये है कि भाई हमें बैलेंस पसंद है, जहां भी इम्बैलेंस है वहां पर एटीट्यूड चेंज हो जाएगा इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट द सिचुएशन। और इसको लॉजिकली समझना है तो इतना याद रखो कि भाई लॉजिकली अनकंफर्टेबल स्टेट हमें माइंड में पसंद ही नहीं है, हमें सिर्फ बैलेंस पसंद है, हमें कंफर्टेबल रहना है माइंड में, इसलिए हम एटीट्यूड को अपने बदल लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे हमने पढ़ा था एटीट्यूड के अंदर 3 कंपोनेंट है, तो अफेक्टिव बिहेवियरल तो ठीक है, बट कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी कि थॉट्स, किसी चीज को लेकर अगर 2 अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं माइंड में तो भी वो डिसोनेंस की स्टेट है, वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो डिसोनेंट है। तो हमें हमारे माइंड में कॉन्सोनेंट स्टेट पसंद है, कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, डिसोनेंस हमें नहीं चाहिए। तो अगर मतलब आप ये कह रहे हो कि यहां पर जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है कि पान मसाला कैंसर कॉज कर सकता है, बट आई ईट पान मसाला, तो एक तरफ आपका थॉट इधर को जा रहा है कि पान मसाला अच्छा है, मतलब आई ईट पान मसाला, और एक तरफ उसके लिए नेगेटिव में आपका थॉट जा रहा है कि पान मसाला कैन कॉज कैंसर। तो भैया ये डिसोनेंस है, किसी एक तरफ को थॉट होने चाहिए, ये तो दिक्कत हो गई ना। एक तरफ आप ये कह रहे हो, एक तरफ वो कह रहे हो। ये जैसे कि आप कहो कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी होती है, बट मैं थक रहा हूं, मैं एक्सरसाइज करता नहीं हूं, तो ये भी नहीं सही। या तो कहो कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही नहीं है और वो नहीं होती, इतनी मेहनत कौन करे, या फिर कहो कि ठीक है मैंने एक्सरसाइज अच्छी होती है और मैं एक्सरसाइज करता भी हूँ, या तो कहो कि भाई पान मसाला बेकार है तो मैं उसे नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट पान मसाला। तो इस तरीके से डिसोनेंस जहां पर होती है हमारे माइंड में, जो 2 तरीके के थॉट जहां पर होते हैं, तो वहां पर भी अगेन एटीट्यूड चेंज होगा किसी एक चीज को लेकर, और इसलिए चेंज होगा क्योंकि वहां पर डिसोनेंस है और हमें सिर्फ कॉन्सोनेंस पसंद है। देन कम्स द लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज 2 स्टेप कॉन्सेप्ट। 2 स्टेप कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एटीट्यूड जब भी चेंज होगा तो वो 2 स्टेप में बदलता है। इसको समझने के लिए हम एक एड का एग्जांपल ले सकते हैं। एड में एक हीरो होता है जो हमें हमारे साथ आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करता है, और हम होते हैं जो एड को देख रहे हैं। तो हीरो हो गया सोर्स और हम हो गए टारगेट। इसमें 2 तरीके से इसमें हमें बताया गया है। तो पहला स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि जो सोर्स होता है यानी कि जो एड का हीरो है वो हमें अपने जैसा लगवाने की कोशिश करता है, यानी कि वो ये दिखाता है कि भाई हम भी आप ही के जैसे हैं। जैसे कि माउंटेन ड्यू की एड में उसने कहा कि भाई हम सबको डर लगता है, तो ऋतिक रोशन को भी डर लग रहा है, हमें भी डर लगता है, उसे भी लग रहा है, तो उसने आइडेंटिफाई करवा लिया हमें अपने साथ, आइडेंटिफिकेशन हो गई वहां पर, हमें लगा कि वो हमारे जैसा है, हमारे मन में उसके लिए लाइकिंग आ गई कि वो हमारे जैसा है। ये हो गया पहला स्टेप कि वो सोर्स आइडेंटिफाई करवाता है खुद को टारगेट के साथ। देन दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में अब जो सोर्स है ये अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है उस प्रोडक्ट के लिए। ये कहता है कि मैंने माउंटेन ड्यू पी इसलिए अब मुझे डर नहीं लग रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब सोर्स अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है तो टारगेट का भी एटीट्यूड ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए चेंज हो जाता है। इतनी सी बात कहता है 2 स्टेप कॉन्सेप्ट। अब इस चीजों को इन्फ्लुएंस कौन कौन सी चीजें करती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड चेंज होने को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई एटीट्यूड कैसे चेंज होगा भी या नहीं होगा, तो वो इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि एटीट्यूड खुद किस तरीके का है, एटीट्यूड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसा है एटीट्यूड, मतलब कि एटीट्यूड अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो क्या वो जल्दी बदलेगा या नेगेटिव एटीट्यूड जल्दी बदलेगा। देन एक्सट्रीमनेस, अगर कोई एटीट्यूड एक्सट्रीम है तो भी उसको बदलना मुश्किल होता है, और जो एटीट्यूड एक्सट्रीम नहीं होता है उसको बदलना ईजी होता है। जो एटीट्यूड सिंपल है उसे भी बदलना आसान होता है, कॉम्प्लेक्स वाले को बदलना मुश्किल होता है। जो एटीट्यूड सेंट्रल है उसे बदलना भी मुश्किल हो जाता है, जो एटीट्यूड सेंट्रल नहीं है उसे हम इजीली बदल सकते हैं। तो बेसिकली एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करता है कि भाई वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, या कितना बदलेगा कितना नहीं बदलेगा। देन टारगेट, हम किस तरीके के हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो टारगेट है वो इजीली उसको हम परसुएड कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो इजीली बातों में आ जाते हैं,
उनको परसुएड करना आसान है। कई लोग ऐसे होते हैं मतलब उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, उनको खुद पर भरोसा ही नहीं है, वो खुद को अच्छे से जानते ही नहीं है, तो उन लोगों को भी फिर परसुएड करना ईजी हो जाता है। देन कम्स द इंटेलिजेंस। अब कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड देन क्या हमारे माइंड में किसी चीज को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज तो सेट नहीं है? अगर हमारे माइंड में किसी चीज को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज सेट होती है, मतलब कि हमारे माइंड में ये चीज सेट होती है कि भाई ये लोग तो ऐसे ही हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हमारे माइंड में एक नेगेटिव इमेज है, तो उस वाले ग्रुप के लिए हमारा एटीट्यूड चेंज करना मुश्किल रहेगा, चाहे जितनी मर्जी अच्छी एड क्यों ना हो। देन कम्स सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में अब हम सोर्स की बात करते हैं। जो हमारा हीरो था एड में, वो किस तरीके का है, क्या वो क्रेडिबल है, क्या वो अट्रैक्टिव है? अगर वो अट्रैक्टिव होगा, अगर वो क्रेडिबल होगा, तो हम इजीली हमारा एटीट्यूड वो चेंज कर पाएगा। देन कम्स मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। हमारा मैसेज किस तरीके का है, जैसी अपील हम यूज कर रहे हैं वो कैसी है मैसेज में, मतलब जो एड में मैसेज मिल रहा है उसमें क्या रैशनल अपील है, क्या हमें लॉजिकली वो कोई चीज समझा रहा है, या फिर उसमें इमोशनल अपील है, या फिर वो कैसे हमें मैसेज दे रहा है, वो ऑनलाइन है या फिर हमें इन पर्सन आकर कोई बंदा कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसमें ये भी पॉइंट आ सकता है कि मैसेज जो हमें दिया जा रहा है वो हमारे लिए रेलिवेंट है भी या नहीं है। ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं कि किस तरीके से हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज के लिए चेंज होगा, या चेंज होगा भी या नहीं होगा। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन का जो बेसिक आइडिया है उसे समझने के लिए हमें स्टीरियोटाइप से स्टार्ट करना पड़ता है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? किसी भी चीज के लिए हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर तरीके की परसेप्शन, एक पर्टिकुलर तरीके के थॉट्स, आइडियाज, वो होता है स्टीरियोटाइप। ये यूजुअली केस में नेगेटिव ही होते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, बट यूजुअली मतलब 90% नेगेटिव ही होते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि किसी ग्रुप के लिए नेगेटिव थॉट्स का होना इज स्टीरियोटाइप। कि भाई बनियाज कंजूस होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये स्टीरियोटाइप चलता है, ऐसा होता नहीं है। हर कोई इंसान की इंडिविजुअलिटी अपनी अलग अलग होती है। चैप्टर 1 में हमने समझा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जैसे कि कहा जाता है कि भाई बनियाज कंजूस है, अगर आप ये मानते हो, आपके थॉट्स ये हैं, तो ये आपका स्टीरियोटाइप है। अब उसके बाद प्रिजुडाइज हम इसको कैसे कहेंगे? जब इस थॉट वाले पार्ट के साथ, कॉग्निटिव कंपोनेंट के साथ आपकी फीलिंग भी जुड़ जाए, अफेक्टिव कंपोनेंट भी जुड़ जाए। मतलब अब आपका कोई दोस्त है और वो बाय चांस बनिया ही है और वो सही में ही कंजूसी कर रहा है भाई, या वो सही में ही बिजनेस माइंडेड है, वो तो हर चीज में बिजनेस को जोड़ता है, तो यहां पर अब क्या हो गया, आपके माइंड में वो चीज लिंक हो गई और अब आपको पक्का हो गया, आपकी फीलिंग्स उसके साथ अटैच हो गई, तो अब वो चीज बन जाएगी प्रिजुडाइज। नाउ यू हैव अ प्रिजुडाइज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप, कि हाँ ये लोग ऐसे ही होते हैं, अब आपकी फीलिंग जुड़ गई है। देन कम्स डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा बिहेवियर, एक्शन की बात करती है। इसके अंदर सिर्फ बिहेवियर भी हो सकता है, और ज्यादातर केसेस में जहां पर बिहेवियर है वहां पर ये दोनों कंपोनेंट साथ में भी होते हैं। कॉग्निटिव भी है, स्टीरियोटाइप भी है, प्रिजुडाइज भी है, और उसी की वजह से यहां पर अब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिजुडाइज। देन कम्स द टॉपिक कि भाई हम किस तरीके से प्रिजुडाइज को सीखते हैं, कैसे हमारे माइंड में अलग अलग चीजों के लिए प्रिजुडाइजेस सेट हो जाते हैं, क्यों हम एक नेगेटिव परसेप्शन किसी के लिए बनाते हैं। तो सबसे बड़ा इसका जवाब है लर्निंग। हम सब कुछ सीखते हैं अपने आसपास से, हम सब कुछ सिर्फ लर्न करते हैं। देन स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी या फिर इन ग्रुप बायस। अब जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। जो लोग कहते हैं भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, या फिर जो भी कोई आपकी कास्ट है, भाई मैं तो शर्मा हूं, मैं तो ये हूं, ये सब चीजें भी कई बार हमारे अंदर प्रिजुडाइज बना देती हैं दूसरे ग्रुप के लिए। क्योंकि जब आप ये कह रहे हो कि मैं ये वाला ग्रुप हूं, तब वहां पर आपने उस ग्रुप को इन ग्रुप की तरह परसीव कर लिया। तो जब आपने अपने ग्रुप को इन ग्रुप की तरह परसीव किया है, तो उसी मोमेंट आपने दूसरे सभी ग्रुप्स को आउट ग्रुप घोषित कर दिया कि वो आप नहीं हो, वो लोग आप जैसे नहीं है, आप ये हो वो अलग है। तो इस वजह से भी कई बार प्रेजुडाइज हमारे मन में आ जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी। देन स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग का क्या मतलब होता है? स्केप गोटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई जैसे एक ही बंदे को हम टारगेट करते रहते हैं। जैसे अगर मान लो, ये बहुत वियर्ड सा एग्जांपल है बट इससे आपको समझ आ जाएगा
कि क्लास में आपका दोस्त अभी मूली का पराठे वगैरह लेकर आया है और अब उसके बाद क्लास का माहौल किसी ने खराब कर दिया, आपको नहीं पता कि भाई कहाँ से स्मेल का सोर्स कौन था, पर आपका शक सबसे पहले उसी बंदे पे जाएगा जो मूली वाले पराठे लेकर आया था। तो ये होता है स्केपगोटिंग, सबका शक सीधा उसी पे जाना। घर में कुछ भी गलत हो जाए तो सबसे छोटा जो होता है सबका शक उसी पे जाता है, मतलब एक के पीछे काला चोर भाई जी, आपने सुना होगा ना, ये होता है स्केपगोटिंग। देन कम्स कर्नल ऑफ ट्रुथ। कर्नल ऑफ ट्रुथ का क्या मतलब होता है कि अब कई बार हमें क्या लगता है, तो मतलब ऊपर वाला जो मैंने बताया स्केपगोटिंग, उसकी वजह से भी हम कई बार सीख जाते हैं प्रेजुडाइज कि अच्छा सब लोग कह रहे हैं तो यही होगा शायद, तो उसके लिए प्रेजुडाइज हम मन में बना लेते हैं। देन कर्नल ऑफ ट्रुथ। कर्नल ऑफ ट्रुथ का क्या मतलब होता है कि भाई इतने लोग ये बात कह रहे हैं, कुछ तो सच होगा इसमें। आप बोलो कि यार बनियाजार कंजूस इतने टाइम से चला आ रहा है, गुजराती जार स्वीट, पंजाबी जार लाउड, ये सब जो स्टीरियोटाइप है इतने टाइम से चले आ रहे हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी ना इसमें। इस वजह से उसको आप बिलीव करने लग जाओ, दिस इज कर्नल ऑफ ट्रुथ। देन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब होता है कि अब जिन लोगों के लिए वो हमने बनाया है प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइप जो सेट है, वो लोग खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट कर जाएं और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में चले जाएं कि भाई हाँ हम तो ऐसे ही, और वो जान के या ना जाने में, मतलब जाने या अनजाने, जैसे मर्जी करके, पर वो लोग असल में भी उस तरीके से बिहेव करने लग जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो फ्रेंड का आपका एग्जांपल था, वो सही में ही हर चीज में बिजनेस को जोड़ रहा है, सही में कंजूसी कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जिसके लिए, जिस ग्रुप के लिए ऐसा कोई स्टीरियोटाइप है, वो खुद भी ऐसा असल में ही करने लग जाए। एंड देन कम्स द टॉपिक कि अब भाई हमें इसे कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल दिस। तो इसको हैंडल करने के कुछ ये मेजर तरीके हो सकते हैं कि आप उस ग्रुप के लिए अपना एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करो। चेंजिंग एटीट्यूड दैट क्रिएट्स प्रेजुडाइज। जो भी प्रेजुडाइज आपके मन में है और जो एटीट्यूड्स बनाते हैं इन प्रेजुडाइजेस को, यानी कि ये सारी चीजें, इनको आप बदलने की कोशिश करो। मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इट। इसको मत सीखो आप, लर्निंग मत करो। एम्फेसाइज पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी को मत बढ़ावा दो, पर्सनल आइडेंटिटी पर आपको फोकस करना चाहिए। देन एम्फेसाइज पर्सनल आइडेंटिटी। देन डिस्करेज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। उन लोगों को भी खुद को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ भाई हम तो ऐसे ही हैं, कह लो जो कहना है। देन कम्स द 3 स्ट्रेटजीज। इनमें 3 स्ट्रेटजीज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है एजुकेशन। आप लोगों को एजुकेट करो कि भाई ऐसा नहीं है, ये गलत होता है, उनको इन्फॉर्मेशन दो। दूसरा, इंक्रीज इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट। आप जब दूसरे तरीके के लोगों से मिलोगे, अपने आउट ग्रुप से जब आप मिलोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये भी हमारे जैसे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, हमने खामा मन में इतना कुछ सोच रखा है। तो जब कॉन्टेक्ट होता है, हम एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। देन कम्स हाईलाइटिंग द इंडिविजुअलिटी। एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि उनकी सोशल आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश करो, उसकी इंडिविजुअलिटी को बढ़ाओ कि भाई मैं ऐसा हूं, जरूरी नहीं है मेरे ग्रुप के सारी चीजें मुझ पर लागू हों, मैं अलग हूं। इस चीज को हमें एम्फेसाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। देन कम्स द वेरी लास्ट टॉपिक। ये अब आपके सिलेबस में ज्यादा पार्ट नहीं है, पर फिर भी कोई भी सवाल आ सकता है, इसलिए एक बार शॉर्ट में मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। सोशल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, मतलब सोसाइटी रिलेटेड हमारा बिहेवियर, उसके अंदर ये सारी शब्द जरूरी हैं समझने। सबसे पहला होता है इंप्रेशन फॉर्मेशन। इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है? जो हम सबसे पहली बार किसी को देखकर उसके बारे में अपने माइंड में कोई उसका इंप्रेशन फॉर्म करते हैं। इसमें एक होता है परसीवर यानी कि हम, और एक होता है टारगेट जिसके लिए हम वो इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। देन कम्स एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? एट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी बिहेवियर के पीछे हम लोगों को कॉज देने में वही मजे आते हैं, मतलब कि हम कॉज देते हैं किसी भी बिहेवियर को, कि कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा। कोई इंसान आपको अपने सामने भागता हुआ दिख गया लेडी पर्स के साथ, सबसे पहले थॉट माइंड में क्या आएगा कि तो चोरी करके भाग रहा होगा जी। तो आपने उसके बिहेवियर को कोई कॉज असाइन कर दिया, असाइनिंग द कॉजेज टू द बिहेवियर, कि जिस वजह से वो पर्सन वो बिहेवियर कर रहा है उसके पीछे का कारण ये है, ये कॉज किसी के बिहेवियर को असाइन करना इज एट्रीब्यूशन। देन कम सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन मतलब सोसाइटी के रिलेटेड वाली सारी कॉग्निशन, और वो एक्टिवेट होती है, वो फैसिलिटेट होती है बाय सोशल स्कीमा। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमा सिंपली फोल्डर होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, ऐसे हमने माइंड में अपने अलग अलग तरीके के फोल्डर बना के रखे हैं। तो जो फोल्डर एक ऐसा है जो सबसे बड़ा फोल्डर होता है, जो आपने सोसाइटी नाम से सेव कर रखा है, उसमें सारी सोसाइटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, तो उन सोशल स्कीमास के थ्रू सोशल कॉग्निशन हो पाता है। देन कम्स सोशल फैसिलिटेशन या फिर इनोवेशन। सोशल फैसिलिटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि आप का बिहेवियर सोसाइटी कई बार इंक्रीज कर देती है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी कर देती है। जैसे कि अगर लाइव क्लास में ज्यादा बच्चे होते हैं तो मुझे पढ़ाने में मजे आते हैं, मतलब ज्यादा मजे आते हैं, और तब मैं ज्यादा एनर्जी से पढ़ा पाता हूँ। पर वहीं अगर मुझे लगा रहा है कि यार एक दो बच्चे मुझे देख रहे हैं,
मैं आकर अभी यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि भाई अच्छा आप लोग आकर पढ़ोगे, आपने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई सर लाइव क्लास ले लो, और ज्वाइन सिर्फ 2 लोगों ने करा यार। तो वहां पर मैं ज्यादा अच्छे से शायद परफॉर्म ना कर पाऊं, पर अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, आप लोग सुन रहे हो मुझे, तो मेरा बिहेवियर ज्यादा अच्छा हो सकता है। या फिर कई बार इससे उल्टा हो जाता है, इनहिबिशन हो जाती है। जैसे हमें कई बार स्टेज पे जाके डर लगता है कि यार इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, यार नहीं 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 ये तो नहीं हो पाएगा, हम नर्वस हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशल इनहिबिशन। देन कम्स द लास्ट टॉपिक, प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर मतलब कोई अच्छा बिहेवियर, लोगों की मदद कर देना, किसी का कोई हेल्प कर दिया आपने, अच्छा बिहेवियर सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, इज कॉल्ड प्रो सोशल बिहेवियर। इसके अंदर बस एक चीज जरूरी है कि कोई ना कोई कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेले चल रहे हो या इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डालने के लिए किसी को आपने हेल्प कर दी, किसी को पैसे दे दिए, तो वो प्रो सोशल बिहेवियर होगा। नहीं, इसमें आपका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपको दूसरे की हेल्प करने के लिए ही जो आप बिहेवियर करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रो सोशल बिहेवियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6 विच इज एटीट्यूड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना। So now let's get started with our chapter number 7, which is social influences and group processes. तो सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि भाई कितनी तरीके की कलेक्शन ऑफ पीपल होती है। मतलब जब लोग इकट्ठा होते हैं तो हम उसे क्या क्या कह सकते हैं। स्टार्टिंग में यही सारा टॉपिक हमें समझाया गया। सबसे पहला शब्द आता है ग्रुप। तो एक ग्रुप क्या होता है, एक टीम क्या होती है, एक क्राउड हम किसे कहते हैं और ऑडियंस हम किसे कहते हैं। ग्रुप हम उसे कहते हैं जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, उसे हम एक ग्रुप कहते हैं। ग्रुप के लोगों में इंटरडिपेंडेंस होती है, वहां पर कॉमन गोल्स होते हैं, वहां बिलोंगिंगनेस होती है, एक दूसरे को मतलब जानते हैं लोग। लीडरशिप वहां पर जरूरी है, मतलब कोई एक लीडर वहां पर होता है, लीडरशिप का एलिमेंट वहां पर होता है। एक लीडर ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली अपने ग्रुप की सभी एक्टिविटीज के लिए। इंटरेक्शन वहां पर होता है लोगों के बीच में। रोल्स होते हैं कुछ सबके अपने अपने, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइन सेट करी जाती है, और एक ग्रुप का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। टीम क्या होती है, टीम में म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे वहां पर सिर्फ कोई एक ही इंसान पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल था ग्रुप में, यहां पर पूरी टीम म्यूचुअली अकाउंटेबल होती है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, अगर कोई बॉलर गलत बॉलिंग करता है तो हम कहते हैं साफ साफ कि भाई उसकी वजह से हम मैच हारे हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल यहाँ पर जरूरी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल मतलब अगर एक टीम में सारे बॉलर इकट्ठे हो गए तो भी काम नहीं चलेगा। एक बैट्समैन चाहिए, एक अच्छा फील्डर चाहिए, एक अच्छा बॉलर चाहिए, इस तरीके से अच्छी एक टीम बनेगी। देन टीम स्पिरिट, यहाँ पर टीम स्पिरिट की भी जरूरत होती है। अब एक टीम को एक अपनी स्पिरिट चाहिए होती है, यानी कि मिलकर काम करने की एक जो हमारे अंदर एक इच्छा होती है, टीम स्पिरिट, कि हाँ भाई हम सब साथ में हैं, साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे को प्रमोट करना, मोटिवेट करना और मिलकर काम करने की वो स्पिरिट को हम टीम स्पिरिट कहते हैं। देन कम्स द पॉजिटिव सिनर्जी। यहाँ पर एक पॉजिटिव सिनर्जी भी होनी जरूरी है। पॉजिटिव सिनर्जी का मतलब होता है कि एक अच्छे से एक डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। सिनर्जी मतलब जैसे हम कभी कभार जब ग्रुप में हमें करवाया जाता था, डांस करवाया जाता था स्कूल में, तो अब सारे जनों के हाथ सेम सेम घूमने चाहिए। दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव सिनर्जी। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है एक टीम में। देन कम्स क्राउड। क्राउड क्या होता है, क्राउड बाय चांस बनता है। क्राउड मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं पर रोड पर आपने देखा कि भाई कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो होता है क्राउड। बाय चांस हो गया, वो इररेशनल होता है, उसका कोई मोटिव नहीं होता और वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बस ऐसे ही इकट्ठे हुए अलग अलग किस्म के लोग होते हैं क्राउड में। देन कम्स ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस पैसिव होती है। पैसिव मतलब कि एक्टिव रोल में वो नहीं होती है। जो कोई आप शो देखने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो मूवी का एक्टर है एक्टिव रोल में, आप तो पैसिव हो, आप बैठकर सिर्फ देख रहे हो, परसीव कर रहे हो। और ऑडियंस का एक स्पेशल पर्पस होता है, हर इंसान जो वहां पर मौजूद है सेम पर्पस से वहां पर आया है, तो एक स्पेशल पर्पस होता है ऑडियंस का। हर, जैसे आप मूवी हॉल की बात करो तो हर कोई इंसान जो आपके साथ वहां बैठा है वो उसी वाली मूवी को देखने वहां पर आया है। ऑडियंस मॉब में कन्वर्ट हो सकती है। ऑडियंस मॉब में कब कन्वर्ट होती है, जब वहां पर वो इंपल्सिव हो जाते हैं, जब ह्यूमोजेनिटी ऑफ थॉट्स वहां पर हो जाती है, मतलब कि एक जैसे थॉट अब सभी के मन में आ जाते हैं।
सब बिल्कुल सेम तरीके के थॉट्स सोचते हैं, देन एक्शन एक ही डायरेक्शन में सारे लोग करते हैं। मतलब माइंड में आ गया कि भाई ये मूवी में गलत दिखाया है इस बंदे ने, तो अब मूवी के डायरेक्टर के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना है, तो उसी टाइम पर वहां पर स्क्रीनें फोड़ देंगे लोग, या ये सब जो भी कुछ ऐसी हरकतें अगर होगी, जस्ट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम मॉब, कि वो एक मॉब बन गई, सबके माइंड में सेम थॉट आ गया, जो भी माइंड में आया वो उसने कर दिया, इंपल्सिव हो गया, एक ही डायरेक्शन में सारे एक्शन सबने लिए, और एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस सबके मन में रहता है कि भाई मेरा ये पर्पस है, मैं इस वजह से ये काम को कर रहा हूं, दिस इज मॉब। मतलब सबके मन में ये सेट है कि मैंने इस डायरेक्शन के खिलाफ, इस डायरेक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करनी है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ऑडियंस मॉब में भी कन्वर्ट हो जाती है कई बार, तो उस टाइम पर वो पैसिव नहीं रहती, जब वो मॉब में कन्वर्ट हो गई तब वो एक्टिव हो जाती है। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ओवरऑल ग्रुप की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, हम ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं, ग्रुप का स्ट्रक्चर, जो हमने कहा कि ग्रुप में एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कितने तरह के ग्रुप होते हैं, वगैरह वगैरह। देन कम्स द लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम ये समझेंगे कि सोशल इन्फ्लुएंस, जो चैप्टर का नाम है, तो किस तरीके से सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ग्रुप को फॉर्म होने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक, प्रॉक्सिमिटी, उनके अंदर के जो मेंबर हैं वो फिजिकल, उनके अंदर की क्लोजनेस, मतलब कि भाई इंटरेक्शन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि जो फेसबुक वाले आपके दोस्त हैं, मतलब उनके साथ आपने ग्रुप फॉर्म कर लिया, यहां पर उसे सही नहीं माना गया है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है एक फिजिकल क्लोजनेस, एक फिजिकली जब आप किसी से मिलते हो, बातचीत करते हो, उसको जानते हो, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं, तो प्रॉक्सिमिटी जरूरी है। देन कम सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब है कि आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलर होना चाहिए, कुछ कॉमन आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल ही अलग है, उसकी कोई थॉट आपसे नहीं मिल रहा है, आपके बातों का जो एक लेवल है या जो टॉपिक्स हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो भी वहां पर ग्रुप अच्छा फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सिमिलैरिटी होनी भी जरूरी है, एंड देन कुछ कॉमन गोल होने चाहिए। मतलब तभी तो हमारा कोई ग्रुप बनता है ना यार, कि मेरा भी ये कॉमन गोल है, भाई तेरा भी है, चल साथ में ये वाले सब्जेक्ट की, यूपीएससी की चल तैयारी करते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ तो मतलब आपके अंदर कॉमन होना चाहिए जो आप मिलकर अचीव करना चाहो। ग्रुप फॉर्मेशन में एक ये भी पार्ट होता है कि अब ग्रुप कैसे बनता है, मतलब ग्रुप बनने के लिए क्या चीजें जरूरी है वो तो हमने समझ ली, पर अब किन स्टेजेस से होकर ग्रुप बनता है, तो उनमें ये स्टेजेस आती है। सबसे पहले होती है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग की स्टेज क्या होती है? फॉर्मिंग की स्टेज वो होती है जब ग्रुप हमारा फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो जैसे मान लो एक टीचर ने ग्रुप को डिवाइड किया है आप में, तो भाई वो वाला फेज हो गया फॉर्मिंग का फेज, कि नितिन के ग्रुप में ये लोग हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस बी एंड मिस सी, वगैरह वगैरह, ये सब लोग आपके ग्रुप में हैं। ये हो गया फॉर्मिंग का स्टेज। देन कम्स द स्टेज ऑफ स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब होता है, अब ये स्टेज में बहुत सारे कंफ्लिक्ट भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हायरार्की सेट हो रही होती है कि भाई तेरा ये काम होगा, मैं लीडर बनूंगा, नहीं नहीं मैं तो ये काम करूंगा, ये होती है हायरार्की। हायरार्की सेट होती है स्टॉर्मिंग में, इसीलिए यहाँ पर अब रोल्स भी आपके बेसिकली यहाँ पर डिवाइड होते हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन कम्स नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मिंग में अब हम कुछ ग्रुप के नॉर्म्स को डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये हमारे ग्रुप के नॉर्म है, इसे सब लोग फॉलो करेंगे। देन कम्स परफॉर्मिंग, जो भी आपका एक्चुअल टास्क है उसको आप परफॉर्म करते हो। एंड देन फाइनली एडजॉइनिंग, जब आपका टास्क हो जाता है तो आपका ग्रुप खत्म हो जाता है, मतलब ग्रुप देन टर्मिनेट हो जाता है। देन कम्स व्हाई डू वी ज्वाइन अ ग्रुप। हम क्यों कोई भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं? तो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने के पीछे ये कुछ कारण होते हैं हमारे माइंड में। सबसे पहले, ग्रुप हमें स्टेटस प्रोवाइड करता है। जैसे हम बड़ा मतलब इसको अपनी अचीवमेंट मानते हैं ना, कि यार मैं तो इस ग्रुप का मेंबर हूं, मैं तो भाई ये कोई हाई कोर्ट का मेंबर हूं मैं तो, या फिर मैं इतने ये फिल्म स्टार से मैं मिला हूं तो मैं उनके ग्रुप का मेंबर हूं। ऐसे हम खुद को शो करते हैं जब हम किसी अच्छे ग्रुप में होते हैं, तो मतलब ग्रुप हमें एक स्टेटस प्रोवाइड करता है। देन ग्रुप हमें एक सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे मन में आती है कि भाई मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। देन ग्रुप हमारी सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाता है। देन कम्स द सेटिस्फेक्शन। हमारी काफी सारी तरीके की नीड्स को सेटिस्फाई करता है ग्रुप। सबसे जरूरी हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड। साइकोलॉजिकल नीड, आपकी जितनी भी साइकोलॉजिकल नीड है, आपकी अफेक्शन की नीड, आपकी लव की नीड, केयर की नीड, कोई इंसान से बात करने की नीड, आपकी सोशल नीड जितनी भी होती हैं, इन सबको ग्रुप सेटिस्फाई करता है।
देन कम्स द गोल अचीवमेंट, तो आपके जितने भी गोल होते हैं उनको भी अचीव करने में ग्रुप आपकी मदद करता है, बशर्ते आपने अच्छा सही ग्रुप चूज किया। देन कम्स प्रोवाइडिंग नॉलेज, तो आपका ग्रुप आपको अलग अलग तरीके की नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हर किसी की अपनी अलग नॉलेज बेस है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो एक दूसरे को नॉलेज भी मिलती है। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ग्रुप के स्ट्रक्चर में ये कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले रोल्स डिसाइड होते हैं, मतलब जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि बाकी सारी इसमें कलेक्शन ऑफ पीपल में और ग्रुप में क्या फर्क है, तो एक सबसे बड़ा फर्क स्ट्रक्चर का भी था। हर ग्रुप का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर रोल्स डिवाइड होते हैं हर किसी के, कि इस बंदे का ये काम है, इसका ये काम है, वगैरह वगैरह। देन कुछ नॉर्म्स डिसाइड होते हैं कि भाई हमारे ग्रुप के ये कुछ अनस्पोकन रूल्स हैं जिसको आपने फॉलो करना ही है, हर कोई इंसान करेगा ही करेगा, अपना 100% देगा। देन कम स्टेटस, ग्रुप हमें स्टेटस प्रोवाइड करता है, एक सोसाइटी में एक वैल्यू हमें वो प्रोवाइड करता है। देन कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस का मतलब एक टुगेदरनेस की फीलिंग हमें देता है कि हम सब जो एक ग्रुप के मेंबर हैं वो साथ हैं, वो एक ही मतलब ग्रुप के हम लोग हैं, हम हमारे अंदर टुगेदरनेस है। जैसे जब आपका सेक्शन ए सेक्शन बी होता है तो आपकी क्लास में, तो आपको लगता है हाँ भाई सेक्शन ए वाले हम लोग हैं और वो दूसरे लोग हैं, तो एक कोहेसिवनेस आपको आती है, टुगेदरनेस की फीलिंग आती है। बट यही टुगेदरनेस की फीलिंग अगर एक्सट्रीम फॉर्म ले लेती है तो वो बन जाता है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक कभी भी अच्छा नहीं होता क्योंकि ये एक्सट्रीम हो जाता है। होता क्या है ग्रुप थिंक? ग्रुप थिंक जैसा इसके नाम में है उसी से इजीली समझो, ग्रुप की थिंक बन जाना। अब यहां पर इंडिविजुअल इंसान की चलनी बंद हो जाती है। अगर आपको लगेगा भी कि भाई आपके ग्रुप ने कोई गलत डिसीजन लिया है तो भी आपको वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा, ये हो जाती है ग्रुप थिंक। कि अब आपकी नहीं चल रही भाई, अब ये ग्रुप ने अपना एक डिसीजन ले लिया है, क्योंकि अब एक्सट्रीम कोहेसिवनेस है, आपको लग रहा है हाँ भाई हम तो सब एक ही हैं, उन्होंने जो कहा हम तो वो करेंगे, इस वजह से आपकी इंडिविजुअलिटी चली जाती है और सिर्फ एक ग्रुप थिंक बन जाती है। और जब भी ग्रुप थिंक होती है तो वहां पर एक्सट्रीम मतलब कोई भी चीज हो सकती है और वहां पर गलत कुछ होगा, तब भी आप उसे अवॉइड कर देते हो और जो ग्रुप ने कहा है वही आप बस करते चले जाते हो, चाहे आपको खुद को भी लग रहा हो कि ये सही नहीं है। देन कम्स द टाइप ऑफ ग्रुप्स, कितने तरीके के ग्रुप्स हो सकते हैं, तो 3 तरीके से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ग्रुप, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब, प्राइमरी वो सारे ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती उन्हें चुनने के लिए। जैसे कि आपकी फैमिली, आपका जन्म इसी परिवार में हो गया भाई, इसीलिए आपको ये फैमिली मिल गई है, आपके पास कोई चॉइस थोड़ी थी। देन आपका सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जहां पर आपके पास चॉइस होती है, जहां पर आप अपनी इच्छा से मर्जी से उनको चूज कर सकते हो, जैसे कि आपका फ्रेंड्स का ग्रुप। देन इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इन ग्रुप वो ग्रुप है भाई जिसमें हम बिलोंग करते हैं, आउट ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें हम बिलोंग नहीं करते हैं, हमारे ग्रुप के अलावा बाकी सारे ग्रुप आउट ग्रुप होते हैं हमारे लिए। देन फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल ग्रुप वो होता है जिसमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है और बेसिकली यहाँ पर ज्यादा आप लोगों के अंदर बिलोंगिंगनेस नहीं होती है। इनफॉर्मल ग्रुप में बिलोंगिंगनेस ज्यादा होती है और वहां पर इनफॉर्मल टॉपिक्स पर बातचीत हो सकती है। जैसे फॉर्मल ग्रुप का एग्जांपल, आपकी किसी ऑफिशियल जो आपका कोई ग्रुप है जहां पर आपने मिलकर काम करना है, वो एक फॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप आपके फ्रेंड्स का ग्रुप। इस तरीके से हम ग्रुप की प्रोसेसेस को समझते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप। अब अगला टॉपिक आता है सोशल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी हमें कितने तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, अब हम इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी सबसे पहले तो जो हम अपने पिछले चैप्टर में भी समझ चुके हैं वो सोशल फैसिलिटेशन हमें दे सकती है। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब कि हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवा सकती है, बेटर करवा सकती है। बट ये चीज हम पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं, इसलिए अब हम मेनली फोकस करेंगे सोशल लोफिंग के ऊपर। सोशल लोफिंग एक ऐसा फिनोमिना होता है जो हमें ये बताता है कि भाई अगर ग्रुप के अंदर हम हैं तो हम कम हार्ड परफॉर्म करेंगे, मतलब अपना कम एफर्ट पुट करेंगे रेदर देन जब हम अकेले हैं। क्योंकि हमें उसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम लेस रिस्पॉन्सिबल हैं, भाई ये लोग भी तो हैं, मैं अकेला क्यों पूरा एफर्ट डालूं, ये भी करेंगे काम। या फिर हमारी मोटिवेशन ही कम होती है उस ग्रुप में काम करने के लिए। या फिर हमें ये पता होता है कि हमारा कंपैरिजन ही नहीं है, हमने ग्रुप में कोई काम करना है तो ना मेरा पर्सनल लेवल पर कंपैरिजन होगा, ना मेरे पूरे ग्रुप को किसी और ग्रुप से कंपेयर करे जा रहा है, तो मैं क्यों ज्यादा एफर्ट दूं। देन नो कोऑर्डिनेशन, ये भी हो सकता है कि आपके ग्रुप में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से भी आप कम एफर्ट पुट करते हो, या फिर आपके मन में अपने पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है। देन कम्स हाउ टू रिड्यूस इट। अब इस सोशल लोफिंग के फिनोमिना को आप किस तरीके से कम कर सकते हो, तो उसके भी कुछ तरीके हैं। ईच बिकम्स आइडेंटिफाइबल, जो भी इंसान है एक एक मेंबर ग्रुप का, आप सबके एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करवाओ।
मतलब अगर टीचर ने ग्रुप बनाया तो आप उसमें साफ साफ बोलो कि मैम देखो इसका इतना काम है, इसको इस काम के हिसाब से इसके नंबर अलग से दो, मुझे अलग से दो, तब वो ज्यादा एफर्ट पुट करेगा हर इंसान। इंक्रीज प्रेशर, आप पूरे पूरे काम पर प्रेशर ही बढ़ा दो। मैम ने कह दिया कि भाई सब ने करना, मैं देख रही हूँ सर पर खड़े होके कौन नहीं कर रहा, तो भी वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। इंक्रीज वैल्यू ऑफ द टास्क, मैम ने कह दिया भाई इसके नंबर जुड़ेंगे, तो भी अच्छी परफॉर्मेंस अब होगी सबकी। इंक्रीज कोहेसिवनेस, लोगों के अंदर आप उनकी एकता बढ़ाओ भाई, कि आप लोग एक ही हो, मिलके काम करो, सबके नंबर लगेंगे भाई, तो उनके अंदर जब कोहेसिवनेस बढ़ेगी तब भी हर कोई अपना अच्छा अच्छा पार्ट पुट करने में, अपने ज्यादा एफर्ट पुट करने में उनका मन अपने आप ही करेगा। देन फाइनली लास्ट तरीका जिस तरीके से सोशल सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस करती है वो है द फिनोमिना ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है? ग्रुप पोलराइजेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आप लोगों को पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स लगती है। काफी बच्चों ने ये डाउट पूछा था। तो ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब यार सिंपल सी बात होती है कि जब हम ग्रुप में होते हैं तब हम ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप जब अकेले होते हो तो आप नहीं कहते कि जब ज्यादा हरकतें अकेले होते हो तब नहीं करते, जब आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में होते हो तो आप ज्यादा हरकतें करते हो कि भाई चल आज यार कोई भूतिया सी जगह में जाते हैं, वहां पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करके आएंगे, या किसी से ऐसे पंगे लेते हैं, ये सब हरकतें आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ही करते हो, अकेले नहीं करते हो। दिस इज ग्रुप पोलराइजेशन, सिंपल, कि भाई हम अकेले ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जब हम ग्रुप में होते हैं तो वहां पर फैमिलियर लोग होते हैं, मतलब और एक जैसे लाइक माइंडेड लोग होते हैं, तो उन लोगों की वजह से हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है, तो सब लोगों की थिंकिंग एक जैसी हो जाती है, तो इस वजह से हम एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन ड्यू टू द इंटरेक्शन विद अदर्स इज ग्रुप पोलराइजेशन। एक इंसान, एक बच्चा जिसने कहा कि चल आज स्कूल बंक करते हैं, पर वो अकेला है तो वो नहीं करेगा। फिर उसने अपने दोस्त से बात करी, उसने भी कहा यार चल ठीक है कर लेते हैं। फिर उसने एक और दोस्त से बात करी, उसने भी कह दिया कि हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था। इससे क्या हुआ, उनके इंटरेक्शन की वजह से हर किसी का जो अपना अपना थॉट, इतना थॉट था सबके मन में, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के बाद इतना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई कि हाँ भाई मैं तो सही सोच रहा हूँ। तो इसीलिए अब वो एक्सट्रीम डिसीजन, स्कूल को बंक करने का डिसीजन ले लेंगे ड्यू टू दिस फिनोमिना ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर लाइक माइंडेड पीपल है, क्योंकि सब लोग एक जैसे। दूसरा बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है कि हमें अपने आप को वैलिडेशन मिल जाती है। हम लोगों को लगता है कि अगर हमारे थॉट वैलिडेट हैं, बाकी भी ये कर रहे हैं, तो हम सही सोच रहे हैं। देन परसीविंग एज इन ग्रुप, जो लोग एक जैसे हम उन्हें एक इन ग्रुप की तरह परसीव करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये हमारा ग्रुप है, अब ये सब ये कर रहे हैं तो चल हम भी कर लेते हैं। इन ग्रुप की तरह परसीव करने से वहां पर कोहेसिवनेस भी आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7। आई होप टॉपिक सारा आपको क्लियर होगा। अगर चीज़ें समझ आई हैं और रिवीजन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।